ओके गाइस, सो हम लोग करते हैं इसको चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दिस इज द चैप्टर कॉल्ड लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो लेबर कोड्स जो है आपका 2019 का वो है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली? आवाज आप तक क्लियर आ रही है? लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में सो लेबर जो है, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। सो जब भी सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं, सो वहां पर अगर कुछ भी कॉन्करेंट लिस्ट में जाता है, सो इट मीन्स दैट बोथ द सेंटर एंड स्टेट, इट कैन मेक द लॉस एंड द स्टेट कैन मेक लॉस ओवर गोइंग ओवर द सेंटर। इज इट पॉसिबल कि अगर दोनों का क्लैश हो रहा है सेंटर और स्टेट में, तो स्टेट जो है एक ऐसा लॉ बना सकता है जिसके इट कैन गो अबव एंड बियॉन्ड? सो द आंसर इज नो। आंसर यहां पर क्या है? रॉन्ग है। ओके इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में है और सेंटर स्टेट उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कंफ्लिक्ट कभी भी आता है तो सेंटर विल ऑलवेज प्रिवेल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर, यू कैन से अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, है ना? वी आर नॉट अ ट्रू फेडरल कंट्री, वी आर नॉट अ कमिंग टुगेदर सेटअप, वी आर व्हाट, वी आर अ कंट्री, वी आर अ फेडरल कंट्री विद अ यूनिटरी टिल्ट। ओके, न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या आए हैं? तो ये किसके इनिशिएटिव्स हम बात कर रहे हैं? कोई मिनिस्ट्री है सेंटर? सो द आंसर इज यस, देयर इज अ मिनिस्ट्री कॉल्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना? सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। सो जो भी आप देखेंगे स्कीम्स यहाँ पर, इनिशिएटिव्स देखेंगे, जितने भी आप वो देखेंगे, इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, ऑल ऑफ देम, ओके, इसमें जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल ऑफ देम दे विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो आप समझ जाइएगा दैट ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ही डिपार्टमेंट है। सो ये इंडिया ईयरबुक में कैसे दिए हुए हैं ईच चैप्टर। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस का चैप्टर है, सो वहां पर जो स्कीम्स दिए हुए हैं दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स का चैप्टर है, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी स्कीम है उसको बस आप जोड़ दें। कहीं कहीं पे जैसे थोड़ा सा इशू है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स कौन देखता है? फार्मास्यूटिकल्स क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखता है? सो द आंसर इज नो, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स देखता है। सो इस चीज को याद रखिएगा। सो देर आर सर्टन एग्जांपल्स जहां पर जो है थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, बाकी जो है मोर और लेस सिमिलर रहता है। सो पीएम श्रम योगी मान धन, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। सो ये क्या है? पीएम एसवाईएम, पीएम श्रम योगी मान धन। आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अ शॉपकीपर, ओके, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम करते हैं, ट्रेडर हैं। सो इसमें क्या होता है जनरली, किस टाइप का वर्क होता है? इज इट सेरिब्रल? और इन द ब्लू कॉलर और इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेरिब्रल होता है कि फिजिकल होता है? द आंसर इज इट इज फिजिकल। फिजिकल लेबर होता है, इट इज नॉट सेरिब्रल। आप कहीं बैठ के टक 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 ये लैपटॉप पे काम नहीं करते। वॉट यू आर डूइंग, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने पीठ पे सामान लाद के यू आर डूइंग समथिंग। सो होता क्या है कि रिटायरमेंट एज इज अर्लियर। यहां पर क्या होता है कि बाय द टाइम यू आर 40, 45, 50, आपका बैक जवाब दे देता है एंड यू आर अनएबल टू वर्क। यू आर, इफ यू आर एम्प्लॉयड, सो आपको आधा पैसा देता है, इस टाइप का सीन बन जाता है आपके साथ। सो उस केस में क्या होता है कि दे फॉल इनटू पॉवर्टी। इसीलिए जो है यहां पर 3,000 रुपीज का मंथली अश्योर्ड मिनिमम पेंशन दिया जाएगा। 3,000 रुपीज, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, और अगर आपका शॉप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आप 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर कर रहे हैं, सो यू विल बी एलिजिबल टू गेट इनरोल्ड इन दिस स्कीम। कौन से एज ग्रुप में होता है? 18 से 40। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस हैज बीन आस्क्ड अर्लियर। ओके, ये क्वेश्चन जो है पहले पूछ चुका गया है कि एज ग्रुप क्या होता है। सो याद रखिएगा, अगर आपको एनपीएस ट्रेडर या पीएम श्रम योगी मानधन में जाना है, सो आपको क्या करना है? 18 से 40 एज के ग्रुप में जो है आप इनरोल कर सकते हैं। यस, यू आर राइट। यूपीएससी ने लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में 21 to 40 दे दिया था, विच वॉज रॉन्ग। 18 से 40। ओके, सभी लोग यहाँ पर जो है ना,
कि आपको देखना होगा कि स्पेशली इन द ब्लू कॉलर सेक्टर बहुत जल्दी लोग काम करना शुरू कर देते हैं। हर एम्प्लॉय जो सेक्टर है उसका स्टार्टिंग एज जो है डिफरेंट है। इन द ब्लू कॉलर सेक्टर इट इज अर्लियर। ओके, सो 18 से 40 के अगर आप बीच हैं तो मंथली जो है आप प्रीमियम दे सकते हैं। व्हाट इज द प्रीमियम? 55 रुपीज से लेकर 200। सो इट डिपेंड्स व्हेन यू आर इनरोलिंग। द अर्लियर यू विल इनरोल, द हाइयर यू विल पे और द लोअर यू विल पे। जितना जल्दी आप इनरोल करेंगे द लोअर यू विल पे, है ना, क्योंकि फिर आप 18 से 60 साल की उम्र तक प्रीमियम भरेंगे। अगर आप 40 के हैं तो 20 ही साल प्रीमियम भरेंगे तो सरकार कुछ रिकवर करेगी। तो 40 साल में अगर आप एनरोल कर रहे हैं विच इज द मैक्सिमम एज, सो यू विल बी पेइंग 200। इफ यू आर एनरोलिंग एट 18 विच इज द मिनिमम एज, देन यू विल बी पेइंग 55 रुपीज पर मंथ। और उसके बाद क्या होगा? ₹3000 जो है आपको मिलने लगेगा। ओके, और ये किस लिए है? मिनिमम मंथली पेंशन, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं दे कैन हैव अ डिग्निफाइड एग्जिट, डिग्निफाइड लाइफ जो है जी सकते हैं। अब आप कहेंगे 3000 में क्या होता है? हमारे लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन आप गांव देहात में जाएंगे तो वहां पर ₹3000 जो है, वहां 800-900 रुपए की पेंशन पे मंथली जो है निकल जाता है। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी ग्लैमरस लाइफ, बट खाना पीना जो है सबसिस्टेंस हो जाता है। दूसरी चीज है, आप बोलेंगे कि यार जब मैं 60 का होऊंगा, आई एम नाउ 25, 26, वट एवर माई एज इज, एंड आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मैं 60 का होऊंगा तो 2060 में होऊंगा, मैं 2058 में होऊंगा, तब तो यार 3000 रुपए का क्या मोल होगा? सो उसके लिए कुछ है आपका, आपके दिमाग में कुछ? 3000 रुपए उस समय भी होगा? सो द आंसर इज नो। हर बजट में क्या होता है ना, इसको रिव्यू किया जाता है। सो अभी ₹3000 आपको दे रहे हैं, उस समय हो सकता है होते 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 जाके मान लो कि उस समय 70,000 रुपए हो जाए, क्योंकि रुपी का वैल्यू तो डिग्रेड होते जाएगा ना जैसे हम जाएंगे, जैसे डीए होता है। सो इन्फ्लेशन से इंडेक्स होते रहता है, ऐसा नहीं है कि 3000 है। ओके, बहुत सारे केस में क्या होता है, रिव्यू होना गवर्नमेंट में नहीं होता है। अब जैसे क्या एग्जांपल है, संस्कृत स्कॉलरशिप, उसमें 500 रुपए दिया जाता है। सो अब आप कहेंगे यार 500 रुपए से क्या होगा, साल का 500 रुपए, 6 महीने में 500 रुपए। सो दिस वॉज देयर इन 1980s। 1980 में इंस्टीट्यूट किया गया, उसके बाद रिवाइज ही नहीं किया गया। सो ये वाली चीजें बहुत होती हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप नेशनल सेविंग स्कीम है, बहुत सारे जो सेविंग स्कीम्स होते हैं, हर बजट में जो है अनाउंस होता है वेदर सर्टेन स्कीम जो है वहां पर रिवीजन होगा कि नहीं। सो ये जो 3000 अभी है, अभी कोई 60 साल का अगर हो रहा है, मतलब एज ऑफ 2025, दे विल बी गेटिंग 3000। इसको पीरियोडिकली जो है रिवाइज किया जाएगा, और हो सकता है जब आप 60 के हो जाए, 60 के हो जाए, तो आपको 70, 80, 90 हजार, वट एवर इज द इन्फ्लेशन अमाउंट दैट टाइम, उस हिसाब से मिले। लेकिन ये समझ गया, 18 से 40 के बीच में आप इनरोल कर सकते हैं, 55 से 200 रुपए, और मिनिमम 3000 का मंथली पेंशन है। किसको? ऐसे लोगों को हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पीपल हु आर ट्रेडर्स, शॉपकीपर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन उनका बिजनेस जो है 1.5 करोड़ रुपीस जो है उससे कम जनरेट कर रहा है टर्नओवर। और अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, सो आपकी सैलरी जो है वो 15,000 है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, आपके घर में जो मेड दीदी आती हैं, आपके ड्राइवर भैया, समथिंग लाइक दिस। ओके, जो किसी टर्म, कोई पेपर उनको नहीं दिया जाता, उनको बस बोला कल से काम पे आ जाना, और जब निकालना होता है कल से काम पे मत आना। सो दिस इज कॉल्ड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? आपको पेपर पे लिख के एक शीट मिलती है, उसमें टर्म्स मेंशन्ड होते हैं। अगर आपको छोड़ना है तो 3 महीने का नोटिस, अगर हम निकालेंगे तो 15 दिन का नोटिस, ये आपका पीएफ रहेगा, समथिंग लाइक दिस, विच इज डिजायरेबल। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिजायरेबल इज ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मलाइजेशन, एंड इंडिया इज मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कैसा है? मेजर मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी इज अनऑर्गेनाइज्ड, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके, सो इसको ध्यान रखिएगा। ई श्रम पोर्टल के बारे में हम बात करते हैं। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया था, और यहाँ पर जो है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बनाना चाह रहे हैं। और ये आधार, उनके आधार से सीडेड होगा, और इसमें गिग वर्कर्स भी इंक्लूडेड है।
सो गिग वर्कर्स जो हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ दीज एप्स लाइक स्विगी जोमेटो, गिग इकोनॉमी जो है एक बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। सो अभी जो रिसेंट हमारा लेबर रिफॉर्म्स हुआ था, लेबर कोड्स आए थे, उसमें आपने सुना होगा दैट गिग वर्कर्स के लिए भी इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये सारी चीजें जो है स्टेट लेवल पे कराई जाएगी। ठीक है। गिग होता क्या है? गिग मतलब होता है कि ऐसे साइड हसल टाइप, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे फॉरेन का कंसेप्ट है ये, इंडिया में इसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। अब आप इसको समझिए, फॉरेन में कौन करता है? हु डज द गिग वर्क? इट इज द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू मेक अ क्विक बक। आप जाएंगे, 2 घंटे आपका पूरे दिन में टाइम मिलता है, आपने ऐप ऑन किया, आपने कुछ पैसा कमा लिया, है ना? या रिटायर्ड है, स्टूडेंट है, आप इस टाइप से। इंडिया में इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, सो हमारे गिग वर्कर्स क्या गिग वर्किंग कर रहे हैं? द आंसर इज नो। दे आर यूजिंग इट एज अ फुल टाइम जॉब। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दिस, दैट जो उनकी सैलरी है गिग वर्क से, विच इज सपोज टू बी अ पार्ट टाइम वर्क, दैट इज मोर देन दैट इज ऑफर्ड इन द फॉर्मल सेटिंग। एक जोमेटो वाला अगर 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो 40,000 रुपए तक कमा सकता है ना? रैपिडो वाला 80,000, 70,000, ऐसे ऐसे न्यूज आए हैं कि एक आदमी 70,000 तक कमा रहा है। ऑल्दो मेजोरिटी पीपल दे अर्न 20-25। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम हियर कि हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, वहां पर भी 18, 15, 16, है ना? और जितना छोटा शहर होते जाता है, सैलरी उतनी कम होती जाती है। हो सकता है दिल्ली में आप टीचर हैं तो 22,000 रुपये आपको 25,000 तक मिल जाएगा, और किसी टियर 4 सिटी में है तो 6,000, 7,000, 8,000 ऐसे भी एक्सप्लॉइट होते हैं लोग। सो यहाँ पर जो है, जो गिग वर्क वर्क है इंडिया में एज अ फुल टाइम वर्क देखा जाता है। सो जो अभी लेबर रिफॉर्म्स हुए थे उसमें स्टेट्स को क्या कहा गया? द स्टेट गवर्नमेंट दे विल हैव ए फंड। उनको बोला गया कि आप एक फंड बनाइए, और उसके बाद जो है वो फंड यूज किसके लिए होगा? गिग वर्कर के बेनिफिट के लिए। किस टाइप का बेनिफिट? रात को कोई बेचारा गिग वर्कर आ रहा है, उसको मार दिया हिट एंड रन केस में, उसके फैमिली को प्रॉब्लम हो गई, है ना? सो उसके फैमिली को इंश्योरेंस बेनिफिट दिलवाना, सोशल सिक्योरिटी नेट दिलवाना। उसका हार्ट टूट गया बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, है ना? ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद वो बीमार पड़ गया, नहीं जा पाया वर्क पे, सो उसको अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देना। सो डिपेंड करता है स्टेट कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, किस क्रिएटिव वे में कर रहा है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, that all the states they will have a fund for the benefit of the gig workers। और जो ई श्रम पोर्टल है उसमें भी गिग वर्कर जो है उसको कवर किया जा रहा है। और ये इसको एक ऐसा पोर्टल सोचा जा रहा है विच विल हेल्प इन पोर्टेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड प्रोवाइड देम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सो हो सकता है कि एक बिहार का कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ही इज गेटिंग द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन हिज होम स्टेट। होम स्टेट में लेकिन ज्यादा काम नहीं है, he migrates to Kerala or something, गुजरात, केरला, some place, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो यहाँ पर अगर ई श्रम पोर्टल में उसका डेटा होगा, सो ही कैन गो एंड ही कैन क्लेम द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट दैट ही इज वर्किंग। सो ये पोर्टेबिलिटी जो है ई श्रम पोर्टल पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके। नेशनल करियर सर्विस। सो ये जो नेशनल करियर सर्विस है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओनली। इसको पहले नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस कहते थे। नेशनल करियर सर्विस, एनसीएस, वाज अर्लियर कॉल्ड एनईएस, दैट इज द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस। इसका नाम चेंज कर लिया गया है। और 2015 से क्या क्या सर्विसेज देता है, ये नौकरी.com, सरकारी नौकरी.com, ऐसे समझ लो आप। जो है सरकारी नौकरी.com है ये, जहां पर जॉब सर्च आप कर सकते हो, करियर काउंसलिंग जो है, जॉब सीकर्स और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी आपको बोल सकती है एट अ मिनिमल कॉस्ट और एट अ नॉमिनल फी। सो द आंसर इज नो, देर इज नो नॉमिनल फी। इट इज द नेशनल करियर सर्विसेज absolutely free of charge, and it is connecting the job seekers with your job givers. Okay. And it is integrated with the Udyam, Skill India and Mera Yuva Bharat portal. So MY portal याद है? मेरा युवा भारत पोर्टल वी हैव रेड इन द यूथ एंड द स्पोर्ट्स वाले क्लास में हमने माई पोर्टल के बारे में बात की थी।
वहां पर आप बहुत सारी चीजें वॉलंटियर कर सकते हैं, वहां जॉब के लिए देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वहां पर आप इंटर्नशिप्स देख सकते हैं, है ना, यू कैन कनेक्ट विथ मेंटर्स। सो माई पोर्टल जो है, लेकिन आई एम येट टू कम अक्रॉस पीपल हु यूज दीज पोर्टल्स। बहुत आई थिंक जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इवन आई थिंक कॉलेजेस जो है वहां पर जाके बता देते हैं तो बता देते हैं, और फिर वहां के बच्चे करते हैं, लेकिन इन जनरल जो है बहुत ज्यादा जो है नहीं पता है तो लोगों को इसके बारे में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। सो ये जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज। और ये क्यों था आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज? सो दिस इज बेसिकली फॉर कोविड रिकवरी। और इसका जो है, ओके, उसका उसका एक कंपोनेंट है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 में मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च हुए थे, और उसका एक कंपोनेंट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसमें जो लोगों की जॉब छूटी है ड्यू टू कोविड, उनको वापस से जॉब में भेजना। एंड एक कंपोनेंट ये है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब। एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब नया जॉब्स क्रिएट करना, प्लस दोज हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, दे विल बी गेटिंग बैक देयर जॉब। और वो कैसे होगा? सिंपल है। सरकार क्या करती है? सरकार जो है ईपीएफ जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प कर रही है। पहले क्या होता था ईपीएफ में? हाउ डज द ईपीएफ सिस्टम वर्क्स? आप कुछ पैसा देंगे, आप जो है, मान लो कि यू आर अ एम्प्लॉय, सो यू आर पेइंग एक्स अमाउंट रुपीज एक्स, and your employer will match it and then put the money in the EPF account, and the government will be giving some interest on that. Yes, ऐसा ही होता है ना? That is how it is done. So इसमें क्या हो रहा है? अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आपको जो ईपीएफ है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। इसका मतलब क्या है? जो रुपीज एक्स है जो एम्प्लॉयर आपका दे रहा था, और जो रुपीज एक्स आप दे रहे थे, उसमें से कुछ पैसा सरकार पे करेगी। ओके। अब इसके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या है? अगर आपके फैक्ट्री में या आपके एस्टैब्लिशमेंट में 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, उस केस में जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं उनका ईपीएफ, ऑलरेडी एम्प्लॉयड नहीं, ओके, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी जिनकी 15,000 से कम है, ध्यान से समझिएगा, ऑलरेडी एम्प्लॉयड के लिए नहीं, न्यू जो आप हायर करेंगे न्यू एम्प्लॉयज को, और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, सो उस केस में सरकार जो है ईपीएफ कंट्रीब्यूट करेगी। सो कैन आई से दैट इट हैज थ्री हाउ कैन यू से व्हाट इज दैट वर्ड? इट हैज थ्री बेनिफिट्स, और इट हैज थ्री ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज री एम्प्लॉयमेंट, second is new employment generation, and can I say the third is formalization of jobs? Because यहाँ EPF क्या है? The moment EPF comes into consideration, the job will be considered as a formal job, because then you will have to give the entire thing जिसपे लिखा रहेगा terms of employment। अब यहाँ देखिएगा, अगर आपके 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा है एंड यू हैव रिक्रूटेड समबडी जिसका सैलरी 15,000 से कम है, सो गवर्नमेंट विल पे 12% ऑफ द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। मतलब जो आपको 100 रुपए अगर देने हैं ईपीएफ में, फॉर एग्जाम्पल, सो उसका 12 रुपए सरकार देगी फॉर अ वर्कर हु वॉज न्यूली रिक्रूटेड बाय यू आफ्टर ए कट ऑफ डेट अंडर दिस प्रोग्राम, एंड हिज सैलरी इज 15,000 एंड लेस। और अगर आपके फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय से कम है, सो 12% वॉज फॉर 1000 एम्प्लॉयज एंड मोर। अगर आपके फैक्ट्री में 1000 एम्प्लॉय से कम है एंड यू आर ऑफरिंग ईपीएफ टू द न्यूली रिक्रूटेड पर्सन विथ अ सैलरी ऑफ 15,000 एंड लेस, इन दैट केस द नंबर डबल्स टू 24%। मतलब मैंने क्या बोला, फिर से समराइज कर देता हूं। 1000 लोगों से ज्यादा की आपकी कैपेसिटी है फैक्ट्री की, सो 12% ऑफ द ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर साइड will be fulfilled by the government for a newly recruited person drawing a salary of 15,000 or less. But if your strength as a factory or an establishment is
less than 1000 people, in that case the number of government's contribution, it doubles to 24%. And in that case 12% is from the employer side and 12% is from the employee side. इसका मतलब क्या है? सपोज 100 रुपीज इज गिवन बाय द एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉय हो रहा है बंदा, और 100 रुपीज जो दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, फैक्ट्री ओनर। सो उस केस में यहाँ का 12 रुपए, जो आदमी काम कर रहा है उसका 12 रुपए, और 12 रुपए ऑफ द फैक्ट्री ओनर, ये जो है सरकार पे करेगी। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट दिस इज बेसिकली टू encourage people to hire, okay, factory owners to hire more people. थर्ड पार्ट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, एज इन 24% हो जाएगा, ये समझे आप? हाँ, 1000 एम्प्लॉय से कम होगा तो 24% हो जाएगा, बिकॉज इट इज, हाँ 12। इसका मतलब आप भी देते हो ना, ईपीएफ कैसे काम करता है, कुछ पैसे आप देते हो, उसको मैच करता है आपका एम्प्लॉयर, तो सरकार दोनों साइड से देगी। अगर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो सरकार सिर्फ जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो इस्टेब्लिशमेंट का देगी, ओके, वो फिर वो आदमी का नहीं देगी। ओके, तो यहां पर किसका, 1000 से कम अगर एम्प्लॉयज है तो दोनों का बेनिफिट है, जो काम कर रहा है और जो काम ले रहा है। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा आदमी है, सो जो काम ले रहा है हु इज द फैक्ट्री ओनर, उसी का बेनिफिट है। इज दिस क्लियर नाउ? इसमें किसी को डाउट है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ओके। श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, सो इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉ। और यहां पर जो है 4 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर, डीजी ऑफ माइंस सेफ्टी, ईपीएफओ और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ईएसआईसी, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको केटर करता है श्रम सुविधा पोर्टल। लेबर लॉ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डेटा वगैरह कोलेट करता है, हेल्प करता है, ताकि जो लेबर लॉ का इन्फोर्समेंट है वो अच्छे से हो। 8 लेबर एक्ट हैं जो अभी आपके चल रहे हैं। ओके, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। आगे है ईएसआईसी, क्वेश्चन है हाउ इज ईएसआईसी डिफरेंट फ्रॉम ईपीएफओ, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो ये पीवाईक्यू है। मैटरनिटी बेनिफिट 2019 का अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें पूछा था क्रेच विजिट वाला क्वेश्चन, याद है हमने डिस्कस किया है क्लास में, कि हाउ मेनी crèche visits is possible and women with less than 2 children, more than 2 children get reduced entitlement, है ना? कहां से आया? दिस हैज कम फ्रॉम इंडिया ईयरबुक। देन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, ये न्यूज में था क्या कोविड के समय? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अच्छा, एक और बात बताओ, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द स्टेट लिस्ट, 4 ऑप्शन थे उसमें, ये वाला क्वेश्चन आया था। इंटरस्टेट माइग्रेंट या इंटरस्टेट क्वारंटीन, याद है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सारे 8 लेबर एक्ट है जो आपके अभी हमारे कंट्री में जो है चल रहे हैं। कुछ इसमें से सब्ज्यूम हो गए हैं अंडर द लेबर कोड, उसको भी हम पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं लेबर कोड्स के बारे में। सो इट वाज, ये जो 4 लेबर कोड है इसको नोटिफाई किया गया था ड्यूरिंग कोविड। इसमें कोड ऑन वेजेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये 4 कोड है। तो ये कोड्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एक्ट्स ऑर्डर्स उनको क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ले लिया, सब्ज्यूम करके रैशनलाइज कर दिया, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाए। अभी क्या था कि जैसे होता क्या था, दैट यू यू यूज टू रन अ फैक्ट्री, आप जो है एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, एंड एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट राइट। सो यहां पर क्या कर रहा है, 29 सेंट्रल लेबर लॉज जो हैं उनको ये 4 कोड जो है अमालगमेट कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, रैशनलाइज कर रहा है। सो पहले व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, एंड यू नो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वर्कर को टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, एंड अ पर्सन कम्स, इंस्पेक्टर कम्स, और वो करप्ट है।
अब उसको नॉलेज है ऑब्वियसली, ट्रेनिंग में पढ़ाई में उसने सब पढ़ा है लॉ। अब वो करेगा क्या, कोई 1800 का लॉ होगा, 1800s का कॉलोनियल लॉ, उसका कोई सब सेक्शन निकाल के और बोलेगा कि ये वायलेशन है, एंड ही विल डिमांड ब्राइब, एंड दिस हरासमेंट विल कंटिन्यू टिल ही इज पोस्टेड देयर। फिर नया बंदा आएगा, वो आपको हरास करेगा। अब इसके वजह से क्या होता है, मार्जिन पे हिट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हिट होता है। तो सरकार ने क्या किया, इट इज पार्ट ऑफ द लेबर रिफॉर्म्स, 3CL। 3CL क्या है, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल। ओके, ऑलराइट, सॉरी, 3LC होगा, नॉट 3CL, 3L and C। So C stands for capital, L stands for land, then labor and law। Okay, so land, labor, law and capital, ये चार का आपको, अगर आपको बिजनेस अट्रैक्ट करना है अपनी कंट्री में, सो इन चारों का आपको करना होगा। और सरकार जो है लेबर कोड लाके बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए ये कर रही है। ठीक है, हाईलाइट ऑफ लेबर कोड बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो नाउ स्टैट्यूटरी राइट हैज बीन क्रिएटेड फॉर मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर ऑल वर्कर्स। Statutory concept of floor wage is introduced. So what is statutory right and statutory concept? Something which is backed by law. It means you can drag your employer, अगर वो आपको minimum wage नहीं दे रहा है, आपको timely payment of wage नहीं कर रहा है, you can drag him to the labor commissioner, you can drag him to the labor court। रीस्किलिंग फंड किसके लिए, ऐसे देखिए, अगर आप जो है फायर कर रहे हो, ओके, व्हाट हैपेंस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्पेशली, कल से काम पे मत आना। आप अगर व्हाइट कॉलर में काम कर रहे हैं, किसी बड़े गूगल में काम कर रहे हैं, तो आपको PIP पे रखा जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। आपको चांसेस दिया जाता है, उसके बाद आपको क्या किया जाता है, 3 4 5 मंथ 6 मंथ्स जो है, उतने का आपको टाइम दिया जाता है अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर जो है, स्पेशली इन फैक्ट्रीज, कल से मताना वाला सिस्टम है। सो उसके वजह से क्या होता है, पोवर्टी में स्लिप होने का डर होता है। सो अंडर द न्यू लेबर कोड्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी अ रीस्किलिंग फंड, एंड इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ट्रेनिंग ऑफ retrenched employees will be set up for, basically ट्रेनिंग ऑफ retrenched workers। यहां पर एक फंड जो है उसको क्रिएट किया जाएगा। और उसमें होगा क्या, देखिए, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं अगर एक एम्प्लॉयर हूं और मैंने 5 लोगों को फायर किया, और इन पांचों की सैलरी जो है, मान लो लाख रुपए थी कंबाइंड, इट मींस एवरीबडी वाज अर्निंग 20,000। सो मुझे जो है इस रीस्किलिंग फंड में 50,000 रुपीज जमा कराने होंगे, दैट इज 15 डे की सैलरी। मैंने 5 लोगों को फायर किया, 20,000 रुपीज जिनकी सैलरी थी पांचों की ईच, और उस केस में उनकी 15 डे की सैलरी 50% के हिसाब से कितना बनता है, 10,000। सो टोटल लाख रुपए की सैलरी में से 50,000 जो है मुझे रीस्किलिंग फंड में डालना होगा एज अ पर्सन हु हैज फायर्ड दीज पीपल। और इन लोगों को उन 50,000 रुपए से कोई इंगेज कर सकते हैं, these people, these group of people, they can engage somebody जो इनको नया स्किल सिखाएगा या इनका स्किल को बेटर करेगा। ओके, सो ये जो है, दिस इज द रीस्किलिंग फंड। और इसके साथ साथ रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन अलग से देना पड़ेगा। आपको रीस्किलिंग में तो डालना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या डालना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जो है आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो यहां पर होता क्या है, इन द व्हाइट कॉलर सेक्टर, उनको नहीं मिलेगा लेकिन कॉम्पनसेशन मिलेगा ना, और उनको फायदा भी तो हो रहा है। 15 दिन की सैलरी उनके ही रीस्किलिंग में हो रही है, किसी दूसरे की स्किलिंग नहीं होगी, जिनको फायर किया उसका होगा, उन्हीं को रीस्किल किया जाएगा। मान लो एसी मैकेनिक है, उसको रिलायंस ने फायर कर दिया, रिलायंस डिजिटल ने फायर कर दिया। सो वो एसी मैकेनिक जो है अपनी 15 डे की सैलरी जो है उसके इक्विवेलेंट की ट्रेनिंग ले सकता है। ओके, रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जो है आपको देना होगा, जिसको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब में सेवरेंस पैकेज बोलते हैं। ओके, सो ऐसा होता है, जितना बड़ा कंपनी होता है उतना ज्यादा सेवरेंस पैकेज होता है। सो अभी न्यूज आई थी कि गूगल जो है
लंदन में, यूके में 1 साल के लिए फ्री सैलरी दे रहा है ऐसे लोगों को जिनकी जरूरत नहीं है। 1 year of salary they have given to people to help them find jobs and so that they do not join other AI companies। और लेकिन जितना आप नीचे आएंगे, जितना आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, वहां पर क्या होता है, कल से मत आना, ये ले तेरे महीने के पैसे, कल से मत आइयो। यही होता है ना। तो अब क्या है, दैट सम सेम्बलेंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन हैज टू बी देयर विद इन 45 days। अपने जो फायर्ड वर्कर है उसके अकाउंट में आपको उसका कॉम्पनसेशन डालना होगा, विच कैन बी डायरेक्टली यूज बाय द पर्सन फॉर डेली यूजेज, मतलब घर का राशन, आटा आटा चावल जो है उसके लिए। रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर परमिशन फॉर ले ऑफ, retrenchment and closure of factory, mine and plantation having less than 300 workers। so this is for businesses। ये वाला जो पॉइंट है, अभी तक हम जो पॉइंट्स पढ़ रहे थे, दैट वाज गुड फॉर द लेबर्स, एंड नाउ दिस इज फॉर द बिजनेस। कि अगर 300 वर्कर से कम है आपका प्लांटेशन, फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट, उस केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू डू नॉट नीड प्रायर परमिशन फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर ऑफ फैक्ट्री। आपको फैक्ट्री बंद करनी है, 300 से कम आदमी है, सो यू कैन टॉक टू, यू डू नॉट हैव टू टॉक टू द गवर्नमेंट, टेक देयर परमिशन। पहले क्या होता था, दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कहां पर आपको पता है ये बड़ी प्रॉब्लम किधर थी? ये बड़ी प्रॉब्लम 2 स्टेट में थी, केरला और बंगाल। सो केरला बंगाल में चौलबे ना, है ना। सो व्हाट दे यूज्ड टू से, चौलबे ना, चौलबे ना मींस it will not run। what will not run? The factories, it's not going to run। why they are not going to run? because communists की सरकार थी, trade unions were very powerful, so it was very very anti business। so क्या business होता था वहां पर? होता था, लेकिन कौन करता था? द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स। ओनली बिस्किट फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कलकत्ता में कम्युनिस्ट टाइम की जो बिस्किट फैक्ट्रीज है, किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो जो हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं उनके बच्चों की है। एंड दे यूज टू हैव द कॉन्टैक्ट्स इन द यूनियन। लेकिन जो ऑनेस्ट वर्कर्स थे, they used to suffer, the honest businessmen, they used to suffer। now what is happening, you don't require government permission। 300 से कम लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, 300 से कम लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, यू डोंट रिक्वायर द परमिशन। व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली क्लोज दिस, और जो भी रिट्रेंचमेंट का कॉम्पनसेशन है डाल देना, बस दैट्स इट। ओके। अगर हाँ 300 से ज्यादा वर्कर्स है, देन यू रिक्वायर परमिशन, बिकॉज इट इज पॉलिटिकल फिर मुद्दा हो जाता है। कोई बड़ी फैक्ट्री बंद होती है ना, तो उससे पॉलिटिकल अपहीवल आ जाता है, एमएलए एमपी चुनाव हार जाते हैं, दैट हैपेंस। दैट इज वाई द गवर्नमेंट जो है वो बड़ी, जैसे फोर्ड है, सो फोर्ड वांटेड टू एग्जिट इंडिया। सो ऐसा नहीं था कि रातों रात ताला लगा के चला गया। 1 साल पहले अनाउंस किया, सरकार से परमिशन लिया, देन फेजेस में, ताकि जो काम कर रहे हैं ना फोर्ड के आदमी, 10,000 आदमी थे, सो बहुत एक फेज में एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में छोड़ा, दूसरे मारुति में, होंडा में चले गए। ऐसा नहीं है कि ताला लगा के रात को चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 300 से कम है, सो देन यू कैन क्लोज योर फैक्ट्री। 300 से ज्यादा है, तब देन यू रिक्वायर गवर्नमेंट परमिशन। एंड विमेन हैव बीन एम्पावर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ऑल एस्टैब्लिशमेंट। नाइट टाइम में काम कर सकती हैं क्या औरत अंडर द न्यू लेबर कोड? सो द आंसर इज यस। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? दे देमसेल्व्स और देयर एम्प्लॉयर्स? सो द आंसर इज देयर एम्प्लॉयर्स। अगर आप किसी विमेन को नाइट शिफ्ट में एम्प्लॉय कर रहे हैं फैक्ट्री में, आप कर सकते हैं, लेकिन नाइट टाइम कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, प्लस पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस यू हैव टू प्रोवाइड। Okay, and this is especially very brutal for the women at the lower strata, because I remember रात रात एक एक बजे रात को I used to see these guard didis and these women who used to work in factories in Noida, they used to leave at 1 and it was very unsafe। so अभी क्या किया है, अलाउ कर दिया है लीगली, यू कैन एम्प्लॉय विमेन एट नाइट शिफ्ट इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको उनको सेफ्टी देनी पड़ेगी। उनको घर से जो है पिकअप ड्रॉप करके, अगर रात को एम्प्लॉय कर रहे हो, सुबह में वो अपने से करेंगी, लेकिन रात को जो है उनको घर से छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। कवरेज ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ईएसआईसी है, एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू कंपनीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल।
सो 10 से ज्यादा अगर आपके पीपल हैं, सो ईएसआईसी जो है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसमें ईएसआईसी क्या है? सो समबडी वाज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएसआईसी एंड ईपीएफओ। ओके, सो ईएसआईसी जो है उसको पहले बात करते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है और कैश बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो जो इनरोल्ड है इसके साथ। अगर सिकनेस हो जाता है, मेटर्निटी, अगर आप द विमेन वर्कर शी गेट्स प्रेग्नेंट, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की इंजरीज हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि घर में स्लिप कर गए, फैक्ट्री पे अगर स्लिप कर गए या फैक्ट्री में चोट लग गई, कुछ गिर गया आपके ऊपर, अगर आपको चोट लग गई तो वहां पर ईएसआईसी जो है, यस। और फ्यूनरल में अगर आपकी मौत हो जाती है, सो फेरी करने के लिए बॉडी मॉर्ग का खर्चा जो है 15,000 रुपए तक दिया जाता है। और ये 1948 में जो है एक्ट बनाया गया था। व्हाट वाज द एक्ट? अगर मैं नाम नहीं लिखूंगा एक्ट का, तो इट मींस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, नाम ही है ईएसआईसी एक्ट 1948। ईएसआईसी ऑपरेट्स हॉस्पिटल फॉर बेनिफिट ऑफ वर्कर्स। अभी विबग्योर चल रहा है। सो विबग्योर से क्या है? सो ये जो इंद्रधनुष का कलर होता है ना, रेनबो का कलर, सो उसके बेसिस पे बेड शीट्स वगैरह जो है चेंज करना भी न्यूज में आया था कि ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में जैसे रेड लिखा रहेगा या वायलेट लिखा रहेगा, सो इट मींस मंडे। इंडिगो लिखा रहेगा तो ट्यूसडे, है ना। सो इस तरीके से जो है बेडशीट चेंज करना, जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसको ले रहे हैं। और ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स होते हैं जिस तरीके से रेलवेज के होते हैं, जैसे कोल इंडिया का होता है, पीएसयूज का हॉस्पिटल होता है, ओएनजीसी का होता है, उसी तरीके से ईएसआईसी के होते हैं। और ये जो जो इनरोल्ड है ईएसआईसी के अंदर, वहां जा सकते हैं। और अभी आयुष फैसिलिटीज, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ ईएसआईसी जो है, उसमें ई बिज प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ईएसआईसी इज द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज इंटीग्रेटेड इटसेल्फ टू द ई बिज प्लेटफॉर्म। देखिए, नाम से लग रहा है कोई एमएलएम मार्केटिंग का स्कैम है, लेकिन ई बिज प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली फॉर बिजनेस प्रमोशन बाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी। ओके, सो डीआईपीपी जो है स्टार्टअप इंडिया से, आपको याद होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की ईमेल्स आते होंगे आपको, पार्टिसिपेट करिए इस कंपटीशन में, समथिंग लाइक दिस। ई पहचान, सो व्हाट इज ई पहचान? एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हैज बीन ऑफ द ईएसआईसी। अगर आप ईएसआईसी में है तो कैसे पता चलेगा? सो ई पहचान जो है स्कीम इनका चला है, जिससे आधार नंबर से सीड किया जाएगा और आपके आधार आपको देना पड़ेगा। अगर आपका चोट लग गया तो ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाइए, अपना आधार नंबर दीजिए, एंड थ्रू द ई पहचान स्कीम आपका जो है ईएसआईसी डेटा आ जाएगा, एंड देन यू कैन गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। आभा नंबर क्रिएशन, सो व्हाट इज आभा? दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। और इसको जो है ईएसआईसी के साथ यूनिफाई किया गया है। सो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं या ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाएं, सो आपका जो है आयुष्मान भारत का हेल्थ रिकॉर्ड जो है वहां पर एक यूनाइटेड यूनिफाइड इंटरफेस के साथ आपको मिल जाएगा। ईपीएफओ, अब ईएसआईसी समझ में आ गया? इट्स लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी, ओके, फॉर द नॉर्मल वर्कर्स। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सो ईएसआईसी किस किस लिए है? ईएसआईसी इज फॉर योर हेल्थ क्राइसिस। चोट लग गई, वर्कमैन को चोट लग जाती है ना, बेचारे, न्यूज आता है ना, 4 मजदूर की हुई मौत, 5 मजदूर, रोज तो मरते ही हैं बेचारे, है ना, 5, 10, 15 ऐसे ही मरते हैं। सो उनमें फ्यूनरल एक्सपेंस देना, चोट लग गई है तो उनको ट्रीट करना। ओके, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है दोस्त ईएसआईसी का सैलरी कैप। अगर होता तो मैं लिख लेता, बिकॉज इंडिया एयरबुक में जो दिया हुआ है ना, सो अगर नहीं है तो फिर यूपीएससी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, है ना। सो ईपीएफओ क्या है? दिस इज फॉर योर आफ्टर रिटायरमेंट सस्टेनेंस। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? ईएसआईसी और ईपीएफओ में, ईएसआईसी इज वर्किंग के समय आपको कुछ हो गया, कुछ चोट लग गई, कुछ बीमार पड़ गए, मैटरनिटी हो गया, प्रेग्नेंट हो गए, तो उससे भी तो प्रॉब्लम होती है, यू कैन नॉट वर्क। दूसरी चीज क्या है? ईपीएफओ इज फॉर योर पोस्ट रिटायरमेंट सस्टेनेंस। यहां पर क्या होता है, आपको प्रोविडेंट फंड जो है, पेंशन वगैरह आपको यहां से मिलता है। और यहां पर 20 से ज्यादा पीपल अगर
शेड्यूल 1 ऑफ द ईपीएफ एक्ट में आपका फैक्ट्री का नाम है, मतलब आप किस फील्ड में काम करते हैं, नॉट द फैक्ट्री नेम एज सच बट द फील्ड दैट यू आर वर्किंग, उसका नाम है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द ईपीएफओ। और उसमें नई नई जो फैक्ट्रीज आती हैं या नए नए फील्ड्स आते हैं, उसमें सरकार अपडेट करती रहती है बाय अमेंडमेंट्स। अब जो है 3 स्कीम्स जो है, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द ईपीएफओ। उसमें से एक है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, which is the oldest in 1952. Then number 2 is employee pension scheme, which is the youngest in 1995, and the third is employee deposit linked insurance scheme. So insurance भी दे रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड भी दे रहा है, और पेंशन भी दे रहा है। सो पीएफ क्या आप निकाल सकते हो ड्यूरिंग योर सर्विस? द आंसर इज यस। आप अपने सर्विस के समय निकाल सकते हो, लेकिन उस पर कैप रहता है कितना निकाल सकते हो। सारा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते। आप निकाल सकते हो ऐसे, मान लो कि 10 लाख रुपए है तो उसमें से देर इज सम लिमिट कि कितना निकाल सकते हो, इमरजेंसी वगैरह में निकाल सकते हो। अगर समय से पहले निकाल रहे हो तो देर इज ऑल्सो अ पेनल्टी, आप पे जो है पेनल्टी भी लगेगा। मान लो कि आपको मेच्योरिटी पे 10 लाख मिलने वाले थे, सो अब क्या होगा, आपको जो है 6 लाख 5 लाख ऐसे ही मिलेगा। बहुत ज्यादा पेनल्टी लगता है एक्चुअली, अगर आप मेच्योरिटी से पहले इन कैश कर लोगे अपने प्रोविडेंट फंड को। सो बहुत ज्यादा जो है दे यूज टू दे गिव अ वेरी बिग हिट टू यू। पेंशन रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, सो मिनिमम पेंशन जो है, ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पेंशन्स देती ही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मिनिमम पेंशन 1000 रुपीज पर मंथ होगा। कहाँ लिखा हुआ है ये? क्या ये आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो द आंसर इज नो, पार्ट 4 में है। दिस इज अंडर डीपीएसपी। मैंने ये एक चीज बताई थी आपको कि सरकार डीपीएसपी कैसे इंप्लीमेंट करती है। इट इम्प्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स औकात। जितनी स्टेट की औकात होती है, जितना उसका कैपेसिटी होता है, उस हिसाब से देता है। सो आप कहेंगे कि 1000 रुपीज से क्या हो रहा है, तो स्टेट की कैपेसिटी वही है। देर आर टू मेनी माउथ टू फीड एंड नॉट एनफ मनी। सो उस केस में जो है 1000 रुपीज पर मंथ जो है होता है। सऊदी अरेबिया जाएंगे जहां ऑयल रिच है, पॉपुलेशन कम है, सो वहां पर लाखों रुपए जो है ऐसे ही मिल जाते हैं लोगों को फ्री में। सो डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। इंडियन स्टेट जो है, इट हैज अ लॉट ऑफ माउथ टू फीड, दैट इज वाई 1000 रुपीज पर मंथ इन्होंने फिक्स कर दिया है एज अ मिनिमम पेंशन। मतलब दिस इज द मिनिमम गारंटी पेंशन दैट यू विल बी गेटिंग। अगर आप एक ऑर्फन पेंशनर हैं तो 750 रुपए मिनिमम, और 250 रुपए फॉर द चाइल्ड पेंशनर जो है यू विल बी गेटिंग। आई नो कुछ होता नहीं है इससे, 250 रुपए 750 रुपए से आजकल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट और डीपीएसपी, दैट्स व्हाई इट्स इन डीपीएसपी नॉट इन द फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी में है तो द गवर्नमेंट कैन टेक इट्स टाइम। फंडामेंटल राइट में होता सो इट वुड हैव बीन ड्रैग टू द कोर्ट बाय नाउ, ओके, दैट इट इज नॉट डूइंग इनफ। फिर यूएएन नंबर होता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। दिस इज द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, विच इज गिवन बाय ईपीएफओ, द प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, टू एवरी एम्प्लॉय हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ओके। एंड दिस रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ जॉब चेंज। मान लिया कि आप टीचिंग का काम कर रहे थे किसी स्कूल में, और फिर आपने जो है कहीं पर आप फैक्ट्री में काम करने लगे, और फिर आप जो है कहीं और चले गए, किसी और फील्ड में चले गए। सो आपका यूएएन नंबर सेम रहेगा, उसके वजह से पोर्टेबिलिटी होगा, ओके। ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रहे हैं वहां पर पोर्टेबिलिटी, फील्ड भी चेंज कर रहे हैं वहां भी पोर्टेबिलिटी, आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का प्राइमरी रोल क्या है? इंटरेस्ट ऑफ वर्कर को प्रोटेक्ट करना। कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? अगेन इट इज गिवन इन द डीपीएसपी, ओके। सो सेफगार्ड मेजर्स में क्या क्या है? सीआईआरएम है, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी। और सीआईआरएम क्या करता है? सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको वेरीफाई करता है कि जेन्युइन है कि नहीं, ओके। बिकॉज क्या इसको एंटी नेशनल एलिमेंट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, है ना। ये हुआ था, दिस यूज टू हैपन इन द 70s। सीआईए जो है, इट यूज टू फंड a lot of trade unions to stifle the Indian government's attempt, because we were enemies, है ना, हम सोवियत कैंप में थे, यूएस वाज इन द अदर कैंप। उसके लिए जो है सीआईआरएम जो है क्या करता है,
अगर उसको आप अप्रोच करोगे तो आपको वेरीफाई करेगा वेदर यू आर अ जेन्युइन ट्रेड यूनियन और नॉट। उसके बाद CIRM, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी। इट इन्फोर्सेस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एंड इट ऑल्सो इन्फोर्सेस द वेरियस लेबर लॉज। उसके बाद एक आपका समाधान पोर्टल है। तो समाधान पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ अप्रीहेंडेड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? आप अपने डिस्प्यूट्स फाइल कर सकते हो। अगर आपकी फैक्ट्री से कोई आपको डिस्प्यूट है, आप उसको फाइल कर सकते हो और यहां पर स्टेटस मॉनिटर कर सकते हो कि क्या उसका डिस्पेंस हुआ कि नहीं। ओके, जैसे इन ट्रांजिट, डिस्पेंस्ड, जस्टिस गिवन, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, तो ये इन्वेस्टिगेट करता है और सेटल करता है किसको? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी रहती है किसके थ्रू? अगेन CIRM के थ्रू, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी। ओके, और यहां पर जो है किसको दिया जाता है केसेस? डिस्प्यूट्स वाले इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट्स को। यहां पर जो है अगर आपका पैसा काट लिया, समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, आपसे कुछ आपको चोट लग गई, कंपनसेशन आप मांग रहे हैं, समथिंग बैड हैज हैपेंड, फायर आपको कर दिया गया फॉर समथिंग, विसल ब्लोइंग, इस टाइप की चीजें जो है, यू कैन गो टू द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट और वहां से आपको जस्टिस मिल जाएगा। और यहाँ EPF रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है, सो ये कैसे हुआ? EPF रिलेटेड डिस्प्यूट्स, इसको फिनेंस एक्ट के थ्रू डाला गया। फिनेंस एक्ट समझते हैं ना आप लोग? हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, व्हेन वी वर स्टडीइंग द आर्टिकल्स बिटवीन 110 टू 117। सो फिनेंस एक्ट 2017 जो है, विच वाज अ वेरी मॉन्यूमेंटल एक्ट, तो उसके थ्रू जो है EPF रिलेटेड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर कोई डिस्प्यूट है, आपको ऐसा लग रहा है कि चोरी हुई, अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था दैट सर्टेन पीपल दे वर टेकन इनटू कस्टडी, व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन मैनिपुलेटिंग द EPF सिस्टम। ओके, एंड देन देयर वाज अ केस जहां पर एक मुंबई में EPF का एक आदमी था, अ वेरी लो लेवल क्लर्क, एंड ही साइफंड 30 करोड़ रुपीज फ्रॉम द EPF। ओके, वो कैसे? घोस्ट बेनिफिशियरीज जो हैं उनके साइन फोर्ज कर करके और पैसे निकाल लेता था। हाउ EPFO कॉन्ट्रीब्यूट्स, ओके, आई जस्ट टेल यू हाउ। आप अपनी सैलरी, मान लो 10,000 रुपए की सैलरी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सीलिंग और एंड ऑल। 10,000 की सैलरी है, तो इससे कुछ पैसे आपके कट जाएंगे। होता है ना, दो साइड होता है, एक होता है बेसिक पे, DA, ये सब होता है तो सैलरी, और बगल में होता है डिडक्टेबल्स। अगर आपने किसी बैंक PO या IAS ऑफिसर का देखा होगा स्लिप। सो 10,000 में से मान लो 500 रुपए आप कटवा रहे हो। देर इज अ लिमिट, देर इज अ मिनिमम लिमिट एंड देर इज अ मैक्सिमम लिमिट। कुछ होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम, कितना आप कटवा सकते हो। सो मान लो 500 रुपए मिनिमम लिमिट है, आप 500 रुपए डाल रहे हो, आपका एम्प्लॉयर जो है वो इसमें से 500 रुपए डालेगा। सो कुछ जो कंपनीज है इसको भी अपने पैकेज में काउंट कर लेती है। सो दे विल टेल यू कॉस्ट टू कंपनी, CTC, दिस इज माई CTC, है ना। सो 500 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए महीना, सो महीने का कितना हुआ? 1,000 रुपए, और साल का 12,000 हो गया। सो 12,000 जो है, 12,000 जो है, ये किस में जाएगा? दिस विल गो इन द EPF अकाउंट एंड दिस विल बी हैंडल्ड बाय फंड मैनेजर्स। और EPF जो है इसको इन्वेस्ट करेगा मल्टीपल जगह पे, और सरकार इस पे जो है अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब क्या है? जैसे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड? इस तरीके का चीज तो म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं ना, आप पैसे डालोगे फिर इंटरेस्ट मिलता है। यहां सॉवरेन बैकिंग होती है, मतलब अगर मार्केट बेकार है, 0% इंटरेस्ट आया, तो सरकार हिट लेके आपको 7%, 8% देगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर 0% आया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज प्राइवेट। ओके, दैट इज प्राइवेट रिस्क। और यहां वाई EPF इज सो पॉपुलर एंड वाई इज देयर अ लिमिट ऑन हाउ मच मनी यू कैन पुट इन द EPF? बिकॉज सरकार यहां गारंटी दे रही है रिस्क लेके, कि अगर माइनस में चला गया रिटर्न, ऐसा भी हुआ था ना, व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट बाइजूस में कैनेडियन पेंशन स्कीम के पैसे थे। मतलब कनाडा टीचर्स एसोसिएशन का जो पेंशन होता था, वो कनाडा टीचर्स के जो मंथली पेचेक है, कैनेडियन टीचर्स, उनके पेचेक से कटता था, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और वो पैसा इन्होंने बाइजूस में लगा दिया। अब बाइजूस तो डूब गई, तो क्या कैनेडियन टीचर्स को उनका पेंशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन देगा?
कैनेडियन गवर्नमेंट देगी टैक्स पेयर के मनी से। उसी तरीके से अगर इंडियन गवर्नमेंट का पैसा डूब गया इस टाइप के स्कीम्स में, सो इंडियन गवर्नमेंट हिट लेके आपको पैसा देगी। दैट इज वाई दे आर सो पावरफुल एंड दैट इज वाई दे आर सो पॉपुलर अमंग, स्पेशली अमंग योर पेरेंट्स। ओके, सो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। सो चाइल्ड लेबर एज यू नो बोथ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है उसमें एंटी चाइल्ड लेबर प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 24 जो है वहां पर ये आपका दिया हुआ है, चाइल्ड लेबर नहीं है। तो 14 साल के से नीचे हम बात कर रहे थे कि बच्चों को किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और 14 से 18 के बीच में हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। मतलब हजार्डस इंडस्ट्री में दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बिटवीन 14 to 18, 14 साल से नीचे किसी भी जगह में। लेकिन अब आप समझिए कि क्या ऐसा है कि कहीं भी नहीं हो सकता? अगर आपका एक बच्चा 12 साल का है तो कहीं भी काम नहीं कर सकता? द आंसर इज यस, ही कैन वर्क वेयर, इन द बिजनेस। अगर नॉन हजार्डस फैमिली बिजनेस है, हाउस होल्ड है, अपना हाउस होल्ड मतलब किसी दूसरे के हाउस होल्ड में झाड़ू नहीं लगवा सकते, अपने घर में जो है वहां कर सकते हो। चाइल्ड एक्टर है, सो उस केस में क्या होता है, देर आर सर्टेन रेगुलेशंस, मतलब मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी। जो प्रोड्यूसर है उस मूवी का या टीवी सीरीज का, उसको 3 या 4 घंटे की पढ़ाई डेली जो है अरेंज करवानी होती है बाय अ प्राइवेट ट्यूटर। रात को शूटिंग आप नहीं कर सकते हो लीगली। ऑल द शूटिंग हैज टू बी डन इन द डे टाइम सो दैट द चाइल्ड एक्टर कैन स्लीप। सो 14 से कम के अगर आप हैं, if you are less than 14 years old, you can only work in your family business if it is non-hazardous, and that too after school. अब यहां देखिए 14 साल क्यों है, वाई द एज लिमिट इज 14 years, और उसके नीचे जो है कोई भी काम आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कोइंसाइड्स विद द आईएलओ कन्वेंशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक कन्वेंशन है जो ये कहता है कि 15 साल जो है विच इज द मिनिमम एजुकेशन एज, मतलब मैंडेटरी एजुकेशन 15 साल तक तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद आप हो सकता है तो एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। सो आईएलओ का कन्वेंशन क्या कहता है कि द मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एज शुड कोइंसाइड विद द मिनिमम एजुकेशन एज। इसका मतलब क्या है, 15 साल का होना चाहिए। तो फिर 14 क्यों है हमारा? उसमें एक लीवे है कि डेवलपिंग कंट्रीज में 14 हो सकता है। मतलब डेवलपिंग कंट्री में 14 साल से ऊपर के बच्चे काम कर सकते हैं, डेवलप कंट्रीज में 15 साल से ऊपर के बच्चे काम करेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में खाने पीने के लाले होते हैं, इसीलिए जल्दी लोग को काम करना पड़ता है। सो इंडिया ने जो है आईएलओ कन्वेंशन को साइन किया था, उसको रेटिफाई किया था, एंड दैट इज वाई हमारा 14 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन फैमिली बिजनेस, एंड दैट टू आफ्टर स्कूलिंग। स्कूल छोड़ के आप गल्ले पे नहीं बैठा सकते अपने बाबू को, है ना? सो इसको याद रखिएगा। ओके, सो नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 में आया था, और 2016 में इसको अमेंड किया गया था। इट वाज अमेंडेड इन 2016, और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट जो है उसके थ्रू ये आया था। इट कवर्स कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट और वर्क ऑफ चिल्ड्रन below 14 years of age, and this coincides with the ILO convention age. This links the age of prohibition of employment to the age of free and compulsory education under Right to Education Act. और 14 से 18 के बीच में हजार्डस ऑक्यूपेशन, मतलब फायर क्रैकर इंडस्ट्री, केमिकल, यूरेनियम, माइनिंग, यहां पर बच्चे काम नहीं कर सकते 18 से ऊपर। ओके, सो 14 से 18 ढाबे पे काम कर सकते हैं आप, और दूसरी जगह काम कर सकते हैं, लेकिन हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं। और ये जो एक्ट है इसके अंदर किसके पास पावर है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, ही कैन इंप्लीमेंट द एक्ट। गवर्नमेंट हैज आल्सो रैटिफाइड आईएलओ कन्वेंशन। दो आईएलओ कन्वेंशन है, नंबर 138 एंड 182। हैज द इंडियन गवर्नमेंट रैटिफाइड ऑल द आईएलओ कन्वेंशन? हैज द इंडियन गवर्नमेंट रैटिफाइड? नो, इट हैज नॉट। इट हैज रैटिफाइड ओनली 6। ओके, सो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। यस, ओके। नंबर 138 की बात करते हैं। सो दिस इज द मिनिमम एज फॉर एंट्री टू वर्कफोर्स, इट शुड बी 15 years, डेवलपिंग कंट्री के लिए 14। नंबर 182 में क्या होना चाहिए?
प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर फॉर ऑल पर्सन बिलो एज ऑफ 18। सो यहीं से हमारा ये रूल आता है दैट 14 टू 18 के बीच में आप हजार्डस वर्क नहीं कर सकते। पेंसिल पोर्टल, सो अगेन अब्रिविएशन मास्टर्स, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल। सो पेंसिल पोर्टल जो है ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। बॉन्डेड लेबर, सो बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं तो क्या बॉन्डेड लेबर हमारा इंडिपेंडेंस से उसको कैंसिल किए हुए थे हमने, कि हमने 1976 में कैंसिल किया था बाय द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट। तो देखिए बॉन्डेड लेबर आर्टिकल 23 में, जिसको हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं, पहले से ही उसको बैन था। उसको इन्फोर्स जो है प्रॉपरली हमने कब किया, उसको 1976 जो है उसमें किया था। हुआ क्या दैट इन सर्टेन फ्यूडल स्टेट्स बंधुआ मजदूरी फिर भी था, जमींदार दे यूज टू, 100 साल पुराना, तुम्हारे परदादा ने मेरे दादा से 500 रुपए लिए थे, अब वो बढ़ते बढ़ते लाख रुपए हो गए, तो मेरे घर में काम करो। ओके, सो बेगार इज बैंड, है ना, बेगार इज बैंड। सो बॉन्डेड लेबर को पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया 1975 में, उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट लाया गया 1976 में। उसके थ्रू बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया, ऑल्दो पहले से आर्टिकल 23 में प्रोविजंस था, फंडामेंटल राइट था दैट यू कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क विदाउट पे। Under this, identification, release, and rehabilitation of free bonded labor is direct responsibility of whom? The state and UT government. और किसके पास पावर है यहाँ पर? यहाँ पर अगेन पावर है डीएम के पास। एक बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो था। इन डीएम हैड नरेटेड दिस इंसिडेंट। वो नीलगिरीज है ना, तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है। सो वहां की डीएम साहिब थी, साहिबा थी, एंड शी लेड अ रेड ऑन अ टी फार्म इन द नीलगिरीज। एंड वहां पर छोटी छोटी बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे जो थे, दे वेर वर्किंग एज बंधुआ मजदूर, एज बॉन्डेड लेबर्स, एंड दे वेर रेस्क्यूड। यहां पर क्या है, देर इज अ सेंट्रल प्लान स्कीम टू असिस्ट द स्टेट्स, ऑल्दो बॉन्डेड लेबर का आइडेंटिफिकेशन, रिलीज एंड रिहेबिलिटेशन इज द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल प्लान स्कीम के थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को असिस्ट करती है, जहां पर क्या होता है 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है सेंटर देती है, स्टेट्स को पैसा नहीं देना है। कहां पर? रिहैबिलिटेशन के जो कैश होता है वो, और अवेयरनेस एक्टिविटी जनरेशन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार लोगों को खुद नहीं पता होता है वो बॉन्डेड लेबर है। उनको लगता है कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है। एवरीबडी इज नॉट हैविंग द स्मार्टफोन्स एंड ट्विटर एंड अदर फॉर्म्स ना। किसी किसी की दुनिया तो वही है, वहीं पैदा हुए, उसी फार्म में पैदा हुए जहां काम कर रहे हैं पेरेंट्स, और 4 साल 5 साल के एज से बंधुआ मजदूरी वो भी कर रहे हैं। सो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो कैश लगता है, जो फ्री कराए गए हैं बंधुआ मजदूर, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए जो असिस्टेंस दिया जाता है। अब असिस्टेंस जो है वो कैसे दिया जाता है? सो अगर आपको रेस्क्यू किया गया है, तो आप डीएम से 20,000 रुपीज डायरेक्टली ले सकते हैं इमीडिएटली, और 20,000 रुपए जो है आपको इमीडिएटली दिया जाएगा। आफ्टर दैट द डीएम कैन सैंक्शन एग्रीकल्चर लैंड फॉर यू वेर एवर इट इज फीजिबल, ताकि वहां आप अपनी खेती करें। आपको काउ शेड वगैरह जो है, आपको एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस बकरी, ये सारी चीजें जो है सप्लाई कर सकता है, वो दे सकता है, सैंक्शन कर सकता है। दूसरी चीजें जो है, आपको जो है घर दे सकता है, आपको प्लॉट दे सकता है, जहां पर आपका इंदिरा आवास या जो प्रधानमंत्री आवास योजना है आप उसको बना सकते हो। ओके, वहां पर घर बना सकते हो अगर आपको रेस्क्यू किया गया है एज अ बॉन्डेड लेबर। सो गवर्नमेंट विल हेल्प यू ईज इनटू सिविलाइजेशन। और बॉन्डेड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किया गया है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ फिक्स्ड कॉर्पस है 10 लाख रुपीज का। अगर जरूरत पड़ेगी, सो देर आर सर्टेन स्टेट्स जहां ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्यूडल स्टेट्स होते हैं तो बंधुआ मजदूरी कॉमन हो जाती है। सर्टेन स्टेट्स हैं वहां कम जरूरत पड़ती है। सो 10 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया गया है बॉन्डेड लेबर के लिए। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे जो है, लेकिन 10 लाख रुपीज इज द मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट, एंड इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु कैन immediately provide an assistance of rupees 20,000, and in addition non financial assistance, जिसमें हाउस साइट, एग्रीकल्चरल लैंड, वेज एम्प्लॉयमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, और आपको जो है
स्किल सीखना है तो स्किल भी सिखवा देंगे अगर आपको रेस्क्यू किया गया। एनएचआरसी और एसएचआरसी, दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों जो है वो सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अब हम बात करते हैं वेजेस एंड बोनस के बारे में। सो वेजेस एंड बोनस कैसे होता है, सबसे पहले वेजेस की बात करेंगे। सो मिनिमम वेज एक्ट जो है उसके थ्रू एक मिनिमम वेज की सीलिंग लगाई गई है, दैट इससे कम आपको जो है पैसा आपको नहीं देना है किसी को भी। सेफ गार्ड वर्कर्स मोस्टली इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन फिक्स द मिनिमम वेज एंड इन्फोर्स इट। सो दोनों सेंटर और स्टेट जो है दे कैन फिक्स द मिनिमम वेज एंड इन्फोर्स इट। तो स्टेट का जो इन्फोर्समेंट है दैट हैज टू बी मोर देन द सेंटर और लेस। स्टेट का जो इन्फोर्समेंट है फॉर मिनिमम वेज वो मोर होना चाहिए कि लेस होना चाहिए? सो ऑब्वियसली मोर होना चाहिए। इट मेक सेंस डजंट इट? मान लो कि सेंटर कह रहा है 15,000 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम दैट यू विल बी पेइंग, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट कह सकती है 12,000? नहीं कह सकती। बट दिल्ली गवर्नमेंट कैन से 18,000। ओके, ज्यादा उससे है ना। सो ये चीज याद रखिएगा। एनी एम्प्लॉयमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1,000 और मोर, सो दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट जहां पर नंबर ऑफ पीपल आर मोर देन 1,000, वहां मिनिमम वेजेस एक्ट काम करेगा आपके स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, क्या कर्नाटका में देर आर मोर देन 1,000 वर्कर इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1,000 से ऑब्वियसली लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। इन मिजोरम आर देयर मोर देन 1,000 वर्कर्स इन आईटी? इन मिजोरम द आंसर इज नो। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, या मैं फैक्ट्री, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री की बात, मैं पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इसका मतलब कर्नाटका में जहां आईटी सेक्टर है वहां ऑब्वियसली 1,000 से ज्यादा वर्कर्स होंगे इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। ओके, और उस केस में जो है मिनिमम वेजेस एक्ट वहां पर अप्लाई हो जाएगा। मिजोरम में थाउजेंड्स नहीं होंगे, कुछ हो सकता है छोटी मोटी कंपनी होगी। एजॉल में 10 लोग की कंपनी, कोई स्टार्टअप होगा 20 लोग का, दैट्स इट। इट्स नॉट नोन फॉर इट्स आईटी सेक्टर, तो वहां मिनिमम वेजेस नहीं होगा। ओके, अब जो है इसको चेंज कर दिया गया। अब जब भी इसको जो हमने वो पढ़ा ना लेबर कोड्स 2019 एंड 20 वाला, उसमें सारे एम्प्लॉयमेंट में आ गया। अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1,000 से ज्यादा होने चाहिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर जॉब, इंटायर ऑक्यूपेशन। लेकिन अब जो है ऑल एम्प्लॉयमेंट, ऑल जॉब्स आर एलिजिबल, ये वाली चीज जो है हटा दी गई है। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन इन्फोर्स। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, तब आप ये कहेंगे कि हाँ 1,000 से ज्यादा आदमी होने चाहिए फॉर एनफोर्समेंट। लेकिन इन जनरल पूछता है मिनिमम वेज के अंदर, अंडर मिनिमम वेज एक्ट नहीं, इन जनरल पूछ रहा है, देन यू विल से नहीं, अंडर द न्यू कोड इट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, एंड मिनिमम वेज इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सेंटर उसको रिवाइज करते रहता है डिपेंडिंग ऑन सीपीआई आईडब्ल्यू, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, सीपीआई आईडब्ल्यू हमने डिस्कस किया था ना डियरनेस अलाउंस के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो डीए होता है वो कैसे रिवाइज होता है, बेस्ड ऑन सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बास्केट ऑफ गुड्स का इन्फ्लेशन निकाला जाता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो मिनिमम वेज है ना अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, वो प्रोटेक्टेड है इन्फ्लेशन का। ऐसा तो नहीं है ना 15,000 है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो 10 साल के बाद भी 15,000 विल बी इनफ एज अ मिनिमम वेज। सो उसमें जो है सीपीआई आईडब्ल्यू से ट्रैक करके जो है, और हम लोग डेटा को देखते रहते हैं, जैसे ही सीपीआई आईडब्ल्यू ऊपर जाता है हम जो है मिनिमम वेज को भी रिवाइज कर देते हैं। इज इट क्लियर? ओके, याद रखिएगा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, देर आर मल्टीपल सीपीआई, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई कंबाइंड, बहुत सारे सीपीआईज हैं। उसमें सीपीआई आईडब्ल्यू हमें देखना है फॉर डीए, डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस के थ्रू ही मिनिमम वेजेस जो है होता था। ओके, मैं फिर से वो वाला पॉइंट बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं, आपके स्टेट में अगर 1,000 से ज्यादा टीचर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अ स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर एजुकेशन सेक्टर।
अगर आपके सेक्टर में 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द मिनिमम वेजेस एक्ट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अगर आपके स्टेट में 1000 से कम टीचर्स हैं, सो यू विल नॉट बी एलिजिबल। ये किसके अंडर है? दिस वाज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? नाउ अंडर द न्यू कोड्स ये 1000 वाला उन्होंने हटा दिया है। अब हर टाइप के एम्प्लॉयमेंट, irrespective of the employee size in that particular sector, will be eligible for minimum wage. You understand that? ये चीज क्लियर है? Okay. Recently, provisions of Minimum Wage Act 1948 have been subsumed under Code on Wages 2019 and Code make minimum wages universally applicable. ये वाली चीज मैंने लास्ट में बोली थी। अब 1000 एम्प्लॉयज वाला जो है, it is no longer applicable. That was applicable under the Minimum Wages Act 1948. अब जो है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, देन यू विल से हाँ 1000 आदमी की आवश्यकता है उस सेक्टर में। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यू नो दिस इन जनरल अंडर द कोड और इन जनरल अब नहीं है, यू कैन सपोज मिजोरम में अब अगर 10 आदमी भी काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, सो दे कैन डिमांड मिनिमम वेज। ओके। और अगर यू नो सम इन सम स्टेट्स 4 आदमी 5 आदमी भी उस सेक्टर में काम करे, सो दे कैन से कि देखो मिनिमम वेज जो है वो मुझे आपको देना पड़ेगा। फर्दर दिस कोड provides statutory floor wage and mandates the central government to fix a floor wage which is applicable across center and state, and this account for minimum living standard of a worker. सो एक वर्कर को महीने में बहुत सर्विसेज और गुड्स खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, ताकि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड, लैविश लाइफ नहीं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं, जिंदगी जीने के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम क्या चाहिए। क्या उसमें एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा? यस। क्या उसमें एंटरटेनमेंट आ जाएगा सर्टेन लेवल तक? माइंडलेस कंजम्पशन नहीं, रोज पिज्जा खा रहे ऐसा नहीं, कभी कभार खा लिया वो चीज जरूर आएगी। ओके, ओकेजनल इंटरटेनमेंट आता है, द गवर्नमेंट टेक्स इनटू अकाउंट, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू नो द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एंड लिबर्टी इज व्हाट? द एबिलिटी टू डेवलप योर सेल्फ फुल्ली, है कि नहीं? इट्स अ पीवाईक्यू। तो उसके लिए इंटरटेनमेंट दिया जाता है, बट ओकेजनल इंटरटेनमेंट, और उसको कोलेट वैसे ही किया जाता है डेटा को। तो जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो है आपका फ्लोर वेज वो सेट होगा। ओके, आपका जो है एक फ्लोर वेज सेट होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लोर वेज एंड अ मिनिमम वेज? यहां लिखा हुआ है देखिएगा, मिनिमम वेज कभी भी फ्लोर वेज के नीचे नहीं जाएगा। द मिनिमम वेज विल नेवर बी गोइंग बिलो द फ्लोर वेज। कीप दिस इन माइंड। अब इसमें अगर आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लोर वेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम वेज, एज एब्सोल्यूट मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड। और मिनिमम वेज कौन सेट करता है? इट कैन बी सेट बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। ओके, मिनिमम वेज शुड बी आइदर इक्वल और मोर देन द फ्लोर वेज। फ्लोर मतलब धरातल, इसके नीचे आप नहीं जा सकते, नर्क में पहुंच जाइए। अगर आप हिट कर रहे हैं, बहुत आपकी हालत खराब है, तो ये फ्लोर वेज पे आप हिट करोगे। फ्लोर वेज 10 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, सो मिनिमम वेज क्या 9 रुपए हो सकता है? द आंसर इज नो, नेवर इट कैन बी। फ्लोर वेज इज द मिनिमम वेज, मिनिमम वेज। डू अंडरस्टैंड दिस? मिनिमम वेज कैन बी मोर देन द फ्लोर वेज, बट इट कैन नेवर बी लेस देन द फ्लोर वेज। इट हैज टू बी इक्वल टू फ्लोर वेज, or it should be greater than floor wage. So I'll say floor wage is a minimum wage standard. Is it a correct sentence or is it a correct definition? मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड बता रहा है कि भाई इससे नीचे मत गिरना। वो होता है ना लाइफ में, एकदम धरातल पे आ गया, इससे मैं नीचे क्या गिरूंगा, है ना? तो वही है, इससे नीचे मत गिरना, फ्लोर वेज वही है। फ्लोर वेज का मतलब है इसके नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड बता रहा है, बोल रहा है कि इतना नहीं, मिनिमम वेज कैन बी मोर देन दैट।
एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 रुपए है फ्लोर वेज तो मिनिमम वेज 12 रुपए हो सकता है, बट मिनिमम वेज कैन नेवर गो बिलो 10। अगर सिचुएशन बहुत खराब है इकोनॉमी की तो 10 कर सकते हो, 9 कभी नहीं कर सकते, कभी नीचे नहीं जा सकते फ्लोर वेज के। और फ्लोर वेज कौन सेट करता है? सेंटर की स्टेट। द आंसर इज सेंटर विल सेट इट। एंड मिनिमम वेज कौन सेट करेगा? सेंटर प्लस स्टेट, बोथ। स्टेट अब ओवर एंड अबव दे सकता है, एंड सेंटर विल टेल यू व्हाट इज द मिनिमम। अगर सेंटर 12 रुपए कह रहा है, स्टेट 12 या उससे ऊपर बोल सकता है। ओके, सो दैट कैन हैपन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस? सो दिस इज रिगार्डिंग टाइमली पेमेंट। याद है अनुसुईया साराबेन और जो उसका प्लेग बोनस वाला था? सो वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये चार चीजें क्या प्रॉब्लम होती हैं? इसमें यह होता है, इंश्योर करना है कि टाइमली पेमेंट हो जाए वेजेस की टू द person. Okay, it ensures timely payment of wages and prevents unauthorized deduction from wages of workers. Unauthorized का मतलब क्या है? मतलब जबरदस्ती के पैसे आप नहीं काट सकते। आपने कोई फॉल्ट किया है, वर्कर छुट्टी पे चला गया अनऑथराइज लीव पे, तब आप काट सकते हो, लेकिन बेमतलब के पैसे आप नहीं काट सकते। ओके, लीगल बेसिस होना चाहिए। वेरी गुड। और ये कैसे सेट होता है पेमेंट ऑफ वेजेस? सो दिस इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे विच इज रिलीज बाय द एनएसएसओ। सो एनएसएसओ जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे करता है, और वेज सीलिंग जो है उसको 18,000 रुपए पर मंथ कर दी गई है। ओके, वेज सीलिंग। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या मिनिमम वेज है? नहीं, मिनिमम वेज नहीं है ये। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपए तक है, देन यू विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। आप 18,000, मान लिया कि आप वीवो की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और आप 16,000 रुपए कमा रहे हैं, मोबाइल असेंबल करते हैं। सो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर आई हैव गॉटन स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। सो वेज सीलिंग जो है 18,000 रुपए पर मंथ है, मैं उसके अंदर आता हूं, तो मुझे प्रोटेक्शन दिया दिया गया है। ओके, सो दिस इज जनरली फॉर पीपल हु आर अर्निंग वेरी लेस, 18 से कम कमा रहे हैं, सो दे विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। सो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017 अमेंडमेंट। सो नो दिस इज अंडर द 2021 प्रीलिम्स। इकोनॉमी का अगर आपका सेट था जिसमें पहले क्वेश्चन था, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में डायरेक्ट यहीं से स्टेटमेंट उठा लिया था इन्होंने। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हुआ था। दिस इनेबल्ड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस इन कैश और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। सो आप कैश में दे सकते हो, चेक में दे सकते हो, या बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डाल सकते हो। अब ये वाला पार्ट है, दिस वाज पिक्ड अप बाय यूपीएससी। It also enables appropriate government by notification in official gazette specify industrial or other establishment that the employer shall pay to every person employed in such industrial or other establishment wages only by check or in bank account। ये आया था बाय नोटिफिकेशन, जो है सरकार बोल सकती है कि डायरेक्ट अकाउंट में डालने के लिए। और ये क्यों क्यों हो रहा था? ताकि सरकार चेक कर सके, ट्रैक कर सके। वो याद है एक, अगर आपने देखा होगा, आई सॉ दैट एपिसोड, संदीप भैया वाला जो एस्पिरेंट्स पे आता है, तो वो जाते हैं और वो लेबर ऑफिसर है, सो वो बोलता है ना कि तुम्हें 9,000, तो पेटीएम खोल के दिखाओ कि तुम 9,000 रुपए दे रहे हो कि नहीं इन लोगों को, है ना? सो पेटीएम में खोल के दिखाता है। सो ही सेज कि इसको तो यूज ही नहीं करने आता, हाउ इट इज गोइंग टू हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पर जो है सरकार ये भी बोल सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि आप डायरेक्ट अकाउंट में उनके पैसे डालोगे, उनको कैश नहीं दोगे, बिकॉज कैश में घपला हो सकता है। आई टेल यू व्हाट हैपेंस। माय मदर इज अ टीचर एंड शी इज अ परमानेंट टीचर, तो उनको तो प्रॉपर सैलरी आती है उनके बैंक अकाउंट में। लेकिन इन सर्टेन केसेस इन हर इंडस्ट्री, नॉट इन हर स्कूल, उनके इंडस्ट्री में ऐसा होता है, टीचिंग इंडस्ट्री में, दैट ऑन पेपर द एम्प्लॉयर इज पेइंग द टीचर 18,000 रुपए, बट हाथ में कितना दे रहा है? 12। उनसे 6,000 ले लेता है। ओके, उनको बोलता है काम करना है तो करो, नहीं तो सरकार इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन से बोल सकती है कि अच्छा तू कह रहा है ना कि 18,000 रुपए दे रहा है टीचर को,
व्हाट इज द प्रॉब्लम? बैंक अकाउंट में डाल दे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे मैं करता हूं एज अ गवर्नमेंट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो ये वाला जो घपला होता है ना कि 12,000 रुपए ऑफिशियली, अब इसमें क्या होता है, ये लोग करते क्यों हैं? ताकि टैक्स बेनिफिट ले सकें। इतना ज्यादा सैलरी दिखा देंगे, 60,000 रुपए सैलरी दिखा देंगे, एंड दे विल से कि यार मेरे को तो लॉस हो गया, मैंने तो कुछ प्रॉफिट बनाया ही नहीं, मैंने तो 60,000 रुपए इस बंदे को दे दिया। लेकिन असल में कितना दे रहा है? 10,000 रुपए दे रहा है, काट ले रहा है 50,000, है ना? सो इसके लिए क्या करना है? बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक अकाउंट में जब पैसे आएंगे, सो देयर विल बी प्रूफ। ओके, यू आर सेइंग 60, देन पे 60 ना, थ्रू द बैंक अकाउंट। उसके बाद, एंड दिस वाज द डायरेक्ट स्टेटमेंट, यू कैन गो एंड चेक 2021 पेपर इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमी वाला जो मैंने आपको भेजा है डॉक्यूमेंट, उसमें चेक कीजिएगा। 2021 का साल खोलिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। कहां से आया है? डायरेक्ट इंडिया ईयरबुक से आया है। इसीलिए मैंने एक पोस्ट डाल दिया था इसी को पढ़ के, क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला, व्हेन आई वाज रीडिंग इट, व्हेन आई वाज मेकिंग नोट्स, कि अरे यहां से है। और हम सर खुजा रहे थे कि पीआईबी से पढ़ लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उसके बाद प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 have also been rationalized and subsumed in code on wages, और वेज सीलिंग यहां दी गई है। और इसमें जो है, यहां पर वेज सीलिंग को हटा दिया गया है। मतलब ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस, पहले कितना था वेज सीलिंग? 18,000 रुपए था पर मंथ। 18,000 रुपए था, हमने बताया था ना। तो ये जो मैं भी आपको डेटा दे रहा हूं ना, दिस इज अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अंडर द न्यू कोड इनको हटा दिया गया। वही सेम चीज मैंने यहां बताई थी मिनिमम वेजेस एक्ट में, जहां पर 1,000 एम्प्लॉय वाला रिक्वायरमेंट था, उसको भी हटा दिया गया। सो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है यूपीएससी के पेपर में, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, देन ओके इट इज ट्रू दैट द ये पेमेंट एक्ट 1936 18,000 रुपए के अंदर वालों को ही प्रोटेक्शन है। अब क्या ऐसा है अंडर द न्यू कोड? उसको सब्ज्यूम जब कर लिया गया, सो द आंसर इज नो। अब अंडर द न्यू कोड आपकी कुछ भी सैलरी है, यू कैन सीक प्रोटेक्शन, कि मेरा जो है अनऑथराइज्ड पैसा काटा गया है, या मेरा टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट वाले का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में था। एलिजिबल होने के लिए क्या है? अगर आपको बोनस एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 30 डेज आपने काम किया है, और 21,000 रुपीज से नीचे कमाते हैं। तो आप कहेंगे कि अरे ऐसा थोड़ी है, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, मेरे दीदी हैं, मेरे भैया हैं, उनको बोनस मिलता है 4 लाख। तो दैट इज गिवन प्राइवेटली टू रिटेन टैलेंट बाय द प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर टू बी कॉम्पिटिटिव, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर बाय लॉ आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि मुझे बोनस मिलना चाहिए, सो उस केस में 30 डेज आपको काम करना है, और आपकी सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये जो है नंबर 21,000 बहुत कम था, आई थिंक 15-16 हजार रुपए या 14,000 रुपए था, समथिंग लाइक दिस। उसको अभी बढ़ा दिया गया है। सो 21,000 रुपए से कम कमाते हैं आप, और 30 डेज आपने साल में काम किया है, यू विल बी एलिजिबल फॉर अ बोनस। और डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हैं बोनस से अगर आपको बाहर निकाल दिया गया है चीटिंग के लिए, फ्रॉड के लिए, वायलेंट बिहेवियर के लिए। सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सीकिंग बोनस। आप नहीं जा सकते सरकार के पास कंप्लेन करके कि आपको बोनस नहीं मिला, अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फॉर फ्रॉड, रायटस बिहेवियर। सो आपने देखा था जैसे मारुति के मानेसर प्लांट में मैनेजर की को ही जिंदा जला दिया था, है ना? सो दिस इज द होल थिंग। दिस वाज, यस, दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ सेक्टर, पीएसयूज में भी है। और पीएसयूज आपको पता है, जैसे कोल इंडिया है, ओएनजीसी, दे हायर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कोल माइनर्स, उनका भी अपना एसोसिएशन होता है, उनको भी सैलरी उतनी नहीं अच्छी मिलती है ना। सो उन वो भी जो है इसमें इसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे आते हैं। सो दो है, डीजीएमएस और डीजी फासली। ओके, सो फसली या फासली करके याद रखिएगा। डीजीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। और डीजी फासली क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। सो ये दोनों जो हैं मिलके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंडिया में देखते हैं। और डीजीएमएस क्या देखता है? माइंस की सेफ्टी देखता है। तो माइंस की सेफ्टी कहाँ इंपॉर्टेंट है? अभी न्यूज में आया था, रैट होल माइनिंग विच स्टेट? मेघालय में बैंड हो गई है। Lot of politicians, they used to have the rat hole mines,
और उसमें क्या होता था, रैट होल टाइप का बना के वर्कर अंदर जाता था, एंड दे यूज्ड टू गेट ट्रैप्ड। ओके। और ये माइंस एक्ट के अंदर जो है इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं हु लुक इनटू द सेफ्टी ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री। और डीजी फासली जो है, ये इनका अपना इंस्पेक्टरेट ऑफ डॉक सेफ्टी है। तो अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट देर इज अ इंस्पेक्टोरेट ऑफ डॉक सेफ्टी, जो क्या देखेगा, डॉक सेफ्टी को देखेगा। डॉकयार्ड समझते हैं ना, जैसे गोवा, कोची, कांडला, पारादीप, माझगांव, ये सब जगह पे जो है डॉक्स होते हैं, डॉकयार्ड। और नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है कौन, डीजी फासली, जो इंस्पेक्टोरेट ऑफ फैक्ट्रीज है डिफरेंट स्टेट्स के। सो हर स्टेट में देर इज अ इंस्पेक्टोरेट ऑफ फैक्ट्री, जहां पर फैक्ट्री सेफ्टी के इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो जनरली पीसीएस के एग्जाम में अगर थोड़ा सा लोअर रैंक्स आता है, जिसको टॉप रैंकर दे गेट एसडीएम, लोअर रैंक्स जो हैं उनको मिलता है। वेरी गुड। डीजीसीए जैसे आपका एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए, उसी तरीके से डीजी फासली और डीजी माइंस जो है सेफ्टी, दैट इज फॉर माइंस, एंड डीजी फासली इज फॉर डॉग सेफ्टी एंड अदर थिंग। और डीजी फासली का एक कास है। व्हाट इज कास? दिस इज द कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी सर्विस। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट के जो लेबर कमिश्नरेट्स होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको एडवाइस करता है कि सेफ्टी मैनुअल्स कैसे बना सकते हो, सेफ्टी रूल्स को कैसे इंश्योर कर सकते हो। सेफ्टी अवार्ड्स की बात करते हैं तो उसमें श्रम अवार्ड्स हैं। सो श्रम अवार्ड्स किसको दिया जाता है? इट इज गिवन टू द मोस्ट डेडिकेटेड एंड डिवोटेड वर्कर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन प्राइवेट सेक्टर। सो अगर आप पीएसयू में काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, या आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं जहां पर 500 से ज्यादा लोग हैं, और तब प्राइवेट सेक्टर एलिजिबल है, तो इसको किसको मिलता है? सबसे डेडिकेटेड वर्कर को मिलता है। सो इट्स अ वेस्टीज ऑफ सोशलिज्म बेसिकली। जैसे यूएसएसआर में देयर यूज्ड टू बी अ मेडल कॉल्ड हीरो ऑफ द सोवियत लेबर, सोवियत सोशलिस्ट लेबर। तो सबसे ज्यादा जिस फार्म का से सामान आता था, जो कलेक्टिव फार्म्स से सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें निकलती थी, उनको ये मेडल दिया जाता था। उसी तरीके से यहाँ इंडिया में भी श्रम अवार्ड्स के नाम से एक अवार्ड दिया जाता है। और विश्वकर्मा अवार्ड, सो विश्वकर्मा सभी लोग जानते हैं, इट्स गॉड ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। इंजीनियर्स मतलब गॉड के इंजीनियर्स थे। विश्वकर्मा जी जो थे, ही वॉज द इंजीनियर ऑफ द गॉड्स। विश्वकर्मा पूजा में हम गाड़ी की पूजा करते हैं, सो ये अवार्ड उनको दिया जाता है। द फुल फॉर्म इज वीआरपी, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। एंड इट इज गिवन टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके वजह से फैक्ट्री का सेफ्टी बढ़ा है, जिनके सजेशन की वजह से फैक्ट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है या एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, उनका हेल्थ बढ़ा है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लीडिंग टू फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स। सो उस केस में एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो आपने न्यूज देखा ना कि महाराष्ट्र के सोलापुर में देर इज दिस फैक्ट्री जहां के एक वर्कर ने आज कुछ आविष्कार किया, और उसके वजह से हो रहा है। एंड देन जो लोकल चैनल है उसका इंटरव्यू ले रही है, एंड ही सेज कि मैंने एक दिन में काम कर रहा था और मेरे दिमाग में आया और मैंने अपने बॉस को बताया, तो वो ऐसा। तो उस केस में जो है विश्वकर्मा अवार्ड उसको मिल सकता है। फिर नेशनल सेफ्टी अवार्ड, तो ये दो टाइप का होता है। एक है नॉर्मल नेशनल सेफ्टी अवार्ड, जो एस्टैब्लिशमेंट्स को बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड्स जिनका होता है, उसमें डॉक वर्कर्स एक्ट वाले जो एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, जिसमें माजागांव डॉक लिमिटेड, कोची डॉकयार्ड लिमिटेड, समथिंग लाइक दिस, कांडला पोर्ट सेफ्टी अथॉरिटी, इन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको अवार्ड मिल सकता है। प्लस कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। ओके, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट में जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं या कंपनीज होती है, सो फॉर एग्जांपल डीएलएफ है, तो डीएलएफ अपने साइट्स पे सारे आदमी को हैट देता है, समथिंग लाइक दिस, सो दे कैन गेट द नेशनल सेफ्टी अवार्ड। देर इज वन मोर नेशनल सेफ्टी अवार्ड कॉल्ड द एनएसए माइंस, दैट इज द नेशनल सेफ्टी अवार्ड ब्रैकेट माइंस। और ये किसको मिलता है? ये माइंस को मिलता है विच आर मेंशन्ड इन द माइंस एक्ट। ओके, सो बेस्ट माइन सेफ्टी, सपोज लेट अस से फॉर एग्जांपल खेतरी कॉपर माइंस में सबसे अच्छा काम हो रहा है सेफ्टी का, देयर हैज बीन नो इंसिडेंट फॉर द पास्ट 5 years,
सो दे कैन गेट द नेशनल सेफ्टी अवार्ड ब्रैकेट माइंस। सो माइंस का अलग से क्लासिफिकेशन है, और डॉकयार्ड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए अलग से नेशनल सेफ्टी अवार्ड है। फिर लेबर ब्यूरो, सो दिस वाज आस्क्ड इन 2022 प्रीलिम्स, and this is an attached office of the Ministry of Labor and Employment. So this was asked in your 2022 prelims. अगर आपको याद होगा, चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर्स है, and this is responsible for collection, collation and dissemination of labor, employment and price statistics, जिसमें क्या क्या आता है? CPI IW, Consumer Price Index, Industrial Worker, CPI Agri and Rural Labor, वेज रेट इंडाइसेस, लेबर टर्नओवर कितना है उसको कैलकुलेट करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसा है उस पे स्टैटिस्टिक्स, और 11 लेबर एक्ट्स जो है उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स देता है। स्किल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। अब हम हट गया, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का स्कीम्स और जितने भी चीजें हैं वो खत्म होगी, अब हम नए इस पे आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री की तरह 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था, एक माइनर मिनिस्ट्री, छोटी मिनिस्ट्री है आज के डेट में। इसमें स्कीम्स क्या क्या चलते हैं? सो पीएम कौशल विकास योजना, सो यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है इन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म, 4 साल का 5 साल का कोर्स नहीं होता है। यहाँ पर पीएम कौशल विकास में 3 महीने, 4 महीने, एसी रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री 6 महीने, समथिंग लाइक दिस। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है स्किल डेवलपमेंट में दिया जाता है, और 54% ऑफ द कैंडिडेट्स दे आर इन द 15 to 29 एज ग्रुप। फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, 86% जो है इसमें जो स्कीम है उसमें 15 to 29 ईयर्स एज ग्रुप के है। सो अप्रेंटिस कौन होता है? आपने अगर अभी एसी को साफ करवाया होगा किसी को बुला के, तो उसके साथ एक बच्चा आता है, देखा है आपने? जो एसी करता है तो उसके साथ एक लड़का आता है, 18 साल 16 साल का हो सकता है, और फिर उसको बोलता है तू तू एसी को धो के ले आ। एंड हेल्पर टाइप का। तो हेल्पर क्या होता है? शागिर्द उसको कहते हैं, उसको कहते हैं अप्रेंटिस। होना है ना, आपके घर में अगर कभी कारपेंट्री का काम होगा तो एक छोटा बालक आता है ना, 14 15 16 साल का, ज्यादा नहीं छोटा, बट 15 16 साल, वो होता कौन है? उस्ताद से सीखने आया, इज एन अप्रेंटिस। सो यहाँ जो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में सरकार कैसे प्रमोट कर रही है, ये दिया नहीं है आपके इंडिया बुक में, तो मैंने एक एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है स्टाइपेंड से हेल्प कर रही है। सो इट इज बेसिकली टेलिंग द पीपल कि आप अप्रेंटिस रखिए और स्टाइपेंड की जिम्मेदारी हमारी है। तो 2,000 3,000 5,000 वट एवर इज द स्टाइपेंड, उसमें सरकार कुछ जो है कंट्रीब्यूट करती है, हेल्प करती है। ओके, बैंक्स, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कैन यू जस्ट राइट, लाइक थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करके बता दो। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, अप्रेंटिस वाले में बैंक्स कहाँ से है? अप्रेंटिस नहीं होता, प्रोबेशनर्स होता है वहां पर। बैंक्स जो है वहां पर प्रोबेशनरीज होती है, अप्रेंटिस जनरली फैक्ट्रीज के लिए होते हैं। ओके, वहां प्रोबेशनर्स होता है, तो दैट इज डिफरेंट। प्रोबेशनरी तो आप भी बनिएगा ना, आईएएस बनिएगा तो प्रोबेशनर आप भी रहिएगा 2 साल, तब जाके कंफर्म होइएगा, है ना? तो ये चीज है। तो कुछ गलत काम मत करना। ओके, चोरी वोरी करना है तो 2 साल के बाद, अगर आपका इंक्लिनेशन है तो प्रोबेशन के बाद अगर करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो उसके पहले चोरी करोगे, ऐसे करना करना मत, खराब चीज है, ठीक है? डोंट बी लाइक पूजा खेतकर। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ओके, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम की बात करते हैं। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डीजी ऑफ ट्रेनिंग, इंश्योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, दिस इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो आईटीआई जो होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सो आईटीआई कैसे काम करते हैं? पीपीपी मॉडल पे करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर सरकार आपके खाते में पैसा डाल देती है। आप कोट करते हैं सरकार को कि अगर एसी रिपेयरिंग का वर्कशॉप कराना है तो इतना खर्चा आएगा, सरकार आपको फिर वो पैसा दे देती है। और आईटीआई में जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज सीकिंग द ट्रेनिंग, एंड अदर द रेस्ट अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। इस तरीके से पीपीपी मॉडल जो है उस पे आईटीआई खुल रहे हैं। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम जो है अंडर दिस, ट्रेनिंग दोनों जगह होती है। 50% ऑफ द ट्रेनिंग इट हैपेंस इन द क्लासरूम, एंड 50% जो है एक्चुअल इंडस्ट्री और वर्क प्लेस। सरकार पार्टनर करती है विद बोथ पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, संकल्प क्या है? दिस इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज फॉर लाइवलीहुड्स प्रमोशन, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है उसमें हेल्प किया जाता है, और 60% पीपल हु आर ट्रेन्ड अंडर संकल्प
दे आर अंडर 30 years ऑफ एज। ओके, एम्बर क्या है? दिस इज एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। और यहाँ यूजर जनरेशन 7 स्टेप मेथोडोलॉजी जो है उसको देखा जाता है। सो व्हाट इज दिस यूजर जनरेशन 7 स्टेप मेथोडोलॉजी? सो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था आपके। ओके, आपके जो राइट जो स्ट्रैटेजी है, तो वहां पर किया क्या जाता है बेसिकली? 7 स्टेप मेथोडोलॉजी जो है उसमें आप एक आइडिया जनरेट करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं। जैसे ईआईए याद है? ईआईए कैसे होता था, हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था। तो उसी तरीके से ये आपका 7 स्टेप मेथोडोलॉजी है, जिसमें आप एक आइडिया जनरेट करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं, डेवलप करते हैं, मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो है आपका काम होता है। ओके, सो दिस इज नॉट गिवन इन योर इंडिया ईयरबुक। वहां सिर्फ 7 स्टेप मेथोडोलॉजी लिख के छोड़ दिया। एंड दिस कंबाइंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और एम्बर में 50% टारगेट किसका है? विमेन को, कि जो एम्बर के अंदर ट्रेन लोग होंगे उसमें से 50% विमेन होनी चाहिए। हम बात करते हैं स्ट्राइव के बारे में। सो दिस इज ए वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव। और नाइस बड, व्हाट इज नाइस बड? दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। और ये आईआईई, दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्ट्राइव के अंदर क्या होता है? स्ट्राइव के अंदर आपका वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है एंटरप्रेन्योरियल चीजें जो है स्पेशली रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज जो है वहां पर जाके बताया जाता है। फिर हम बात करते हैं जीएसएस के बारे में, जन शिक्षण संस्थान स्कीम। यहाँ 80% बेनिफिशियरी इसकी विमेन है, 66% बेनिफिशियरी 15 to 29 years ओल्ड है। और अंडर द जेएसएस स्कीम ये आपको इक्विप करता है, आपको रेलेवेंट स्किल्स देने में, ताकि आप गेनफुली एम्प्लॉय हो जाए। सिद्ध, दिस इज स्किल इंडिया डिजिटल हब। और यहां पर जो है ये सिद्ध क्या करता है? सिद्ध में जो है आप एआई पे कोर्स करना है, मशीन लर्निंग पे कोर्स करना है, ब्लॉकचेन पे कोर्स करना है, बिग डेटा पे, तो वहां जाके कोर्स कर सकते हैं। दिस इज लाइक सरकारी कोर्सेरा। कोर्सेरा सुना है ना आपने? आई थिंक देर इज ऑल्सो दिस स्क्रू वालाज, रॉनी स्क्रू वालाज प्लेटफॉर्म, नाम क्या उसका, आई एम फॉरगेटिंग, जो आपको देता है, दे गिव द शॉर्ट टर्म कोर्सेज। सो ये सरकारी वो है, जस्ट उसका सरकारी वर्जन है। ओके, आई थिंक सम क्या नाम है उसका, कोर्सेरा या सम कोर्स हब, समथिंग लाइक दिस, ऐसा नाम है। सो वो जो कोर्सेरा है ये सरकारी कोर्सेरा है। यहाँ पर आप कोर्स जा सकते हो मिनिमल फी, फ्री में। आप जो है एआई वगैरह पे बाय आईआईटी प्रोफेसर वगैरह यहाँ पर कोर्स बनाते हैं। सो वेरी सिमिलर टू एनपीटीईएल, याद होगा आपको, जो इंजीनियरिंग किया है जिन्होंने, उनको एनपीटीईएल के बारे में पता होगा। उसी तरीके से ये आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब है, जहाँ नए स्किल्स जो है वो सिखाया जा रहा है। एंड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो डीपीआई को और क्या कहते हैं? एनी आइडिया? क्वेश्चन आया था आपका, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर याद है? This question, I think, had come in 2020 or 2019. Not very sure, but this has come. So this is related to the digital public infrastructure. Okay. Yes. सरकार जो बनाती है एप्स वगैरह, इट जनरली इज नॉट ओपन सोर्स। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? 2022 में आया था। द आंसर इज नो, इट इज जनरली ओपन सोर्स अनलेस एंड अनटिल इट इज किसी आईबी रॉ पुलिस वालों के लिए बना रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑल, आप कह सकते हो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एप्स आर ओपन सोर्स। ओके, आप सोर्स कोड जाके देख सकते हो। ओके, और फिर जो है वहां से आप उसको यू कैन फिक्स द बग्स एंड ऑल। यस, कोविन वगैरह जो कोविड से रिलेटेड चीजें थी, डिजी लॉकर, ये सारी चीज, इट सिद्ध जो है इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट एज वेल। भारत स्किल्स 2019 में लॉन्च हुआ था। इट इज द सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर स्किल्स प्रोवाइडेड इन आईटीआईस, जो आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, डिप्लोमा जो प्रोवाइड करता है फॉर स्टूडेंट्स एंड ट्रेनर्स। English+12 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको यहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, समथिंग लाइक दिस। और इसको सिल्वर अवार्ड मिला था। कौन सा सिल्वर अवार्ड? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। सो उसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज ऐसे होता है। सो इट बेसिकली सेकंड, सिल्वर सेकंड नंबर पे होता है। फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सो हु गिव्स द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस? It is the Department of Administrative Reforms under the Ministry of Personnel and Pensions, grievances and pensions. Okay, it's a very important,
याद है डीओपीटी जो है, डीओपीटी इट्स आपके यूपीएससी जर्नी में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीओपीटी जो है, यस, सो ये भी इस पे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का क्वेश्चन कभी आया है क्या? 2021 में आया था, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, याद है? एआरसी वन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वन, एंड आई थिंक सम स्ट्रेंज कमिटी का नाम था उसमें, एन श्रीनिवासन कमिटी, समथिंग लाइक दिस, एन शंकरन कमिटी, कुछ ऐसी था। एनीवेज, सो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आपका वो भी आता है, क्या आता है? आपका आता है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ, जो ट्रेनिंग होती है जिसमें यूपीएससी किसको हैंड ओवर करती है आपका नाम, एक बार आप यूपीएससी निकाल देती है, रिकमेंड आपको कर देती है, फिर आप डीओपीटी के पास जाता है, डीओपीटी से फिर आपको नंबर आता है, मतलब मेल आता है कि इस दिन लबासना आ जाना। ओके, अगर कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो कल 9:30 बजे लबासना पहुंच जाना। मॉडल स्किल लोन स्कीम, सो मॉडल स्किल स्किल लोन स्कीम 2024 में लॉन्च हुआ था, और इसमें जो है अगर आपको एडवांस स्किल कोर्स सीखना है तो 7.5 लाख रुपए तक का लोन आप उठा सकते हो। ओके, 7.5 लाख रुपए जो है उठा सकते हो। और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो भी मॉडल स्किल लोन स्कीम के अंदर हो गए। सो वही इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू जो है आपको हेल्प करती है सरकार। और एनएसक्यूएफ जो है, एनएसक्यूएफ कहीं पढ़ा है क्या आपने? एनएसक्यूएफ हमने एनईपी में पढ़ा है, इफ यू रिमेम्बर, है ना? सो एनएसक्यूएफ क्या, दैट दिस इज नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यूपी उसमें इंडिया एयरबुक में नहीं दिया हुआ था। एनएसक्यूएफ इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, किसके अंदर आता है? दिस कम्स अंडर एमएसडीई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद जो है एनएसक्यूएफ एंड नॉन एनएसक्यूएफ कोर्सेज, अगर आपका कोई कोर्स है वो एनएसक्यूएफ है, मतलब सर्टिफाइड है बाय द एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आप उसको तो बिल्कुल ले सकते हो, 7.5 लाख रुपए तक लोन आप ले सकते हो अपने को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर नॉन एनएसक्यूएफ कोर्स है, लेकिन जो ट्रेनिंग दे रही है कंपनी, इट इज ऑनबोर्डेड ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल हब एंड इट इज ऑफरिंग अ कोर्स विच इज नॉन एनएसक्यूएफ, देन यू कैन टेक। सो यहां पर क्या नहीं ले सकते हो? नॉन एनएसक्यूएफ कोर्स विच इज ऑफर्ड बाय एनी एरा गैरा इंस्टीट्यूट, यू कैन नॉट टेक द लोन अंडर द मॉडल स्किल लोन स्कीम। यू कैन टेक द लोन इफ इट इज एनएसक्यूएफ, तब तो किसी भी इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। लेकिन अगर नॉन एनएसक्यूएफ कोर्स लेना है, सो यू कैन ओनली टेक नॉन एनएसक्यूएफ कोर्सेज फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर ऑनबोर्डेड ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल हब। सो एक तरीके से गवर्नमेंट ने वेरीफाई कर दिया। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम है दैट देयर कैन बी स्कैम्स ऑल्सो। मैं भी कोई खोल दूं और मैं बोलूं एआई में सिखाऊंगा, ओके, 7.5 लाख रुपए इसका है, सो पीपल विल टेक द लोन, लेकिन मेरा जो क्वालिटी है दैट इज नॉट वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसको याद रखिएगा। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है, 3 जगह खोला गया है, मुंबई में, कानपुर में, अहमदाबाद में। स्किल रिलेटेड कोर्सेज जो है, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इन सब से रिलेटेड जो है कोर्सेज देता है। कहाँ कहाँ है? मुंबई, कानपुर एंड अहमदाबाद, 3 प्लेसेस। इसी के साथ आपका बड़ा एक चैप्टर जो है, थोड़ा समय लग गया बट फाइन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज ओवर।